सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत फुल स्विंग में चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड चीज लेकर आया हूं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए 6 अटेम्प्ट के आरटीपीस का कंपाइलेशन लाया था, जिसको आप लोगों ने भरपूर प्रेम दिया। तो उसी चीज से मैं प्रोत्साहित हुआ, मैं बहुत मोटिवेट हुआ और मैंने सोचा अब मैं आप लोगों के लिए पिछले पास्ट गुड अटेम्प्ट्स के इंक्लूडिंग नवंबर 2023 का पास्ट पेपर का कंपाइलेशन लाऊंगा फॉर सीए इंटर इनकम टैक्स रेलेवेंट फॉर May 24 एंड नवंबर 2024 एग्जाम्स। और उसी तरीके से आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहो तो मैं आप लोगों के लिए पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के इंक्लूडिंग May 24 के एमटीपी का कंपाइलेशन भी लाने का सोच रहा हूं बहुत जल्दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन है पास्ट पेपर May 2022 का। पहला क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन ही होता है, टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन होता है, जो आपको एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन 10 से 12 से 14 मार्क तक आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर मिसेस निशा करके एक एसएससी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अपने को क्या निकालना है? अपने को इसकी टोटल इनकम और टैक्स पेबल निकालना है निशा जी का। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निशा जी का डिटेल पढ़ लेते हैं। निशा जी की एज 54 इयर्स है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। निशा जी का पिछले साल का टर्नओवर 250 लाख था, करंट ईयर का टर्नओवर निशा जी का 600 लाख है, प्रॉफिट 561 लाख से। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझना क्योंकि उसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने इस सम के अंदर 2 अल्टरनेट व्यू दिया है। मैं एक व्यू के बारे में बात करूंगा, दूसरे व्यू के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि पूरा सम वापस से सॉल्व करना बेवकूफी है, कोई भी एक तरीके से सॉल्व कर लोगे तो काफी है। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यहां नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो उन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय कंसीडर नहीं किया है, तो आपको ये सब कंसीडर करना पड़ेगा। जनरली वो लोग जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो पीएनएल बनाते समय, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय इंफॉर्मेशन जो दिया होता है वो कंसीडर करके देते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने बोला है कि हमने पीएनएल बनाते समय ये सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, नहीं कंसीडर किया है, तो आप अपने हिसाब से उसको कंसीडर कीजिए। तो आपका प्रॉफिट है 5,67,061,000। सबसे पहला इंफॉर्मेशन यहां पर है आपका डेप्रिसिएशन, जो पीएनएल में डेबिटेड नहीं है उसका डिटेल दिया है उन्होंने, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ढूंढ लेते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,75,000। उसके बाद आपने नई मशीनरी परचेज की है, अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पे करना पड़ता है, नहीं तो आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद आपने एक पुरानी मशीनरी बेच दी है। अब आप क्या करोगे? जल्दबाजी में दिस प्लस दिस माइनस दिस करोगे, डेप्रिसिएशन निकाल दोगे, आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, जिसमें बोला है कि ये जो नई मशीनरी खरीदा है ना आपने, उसको खरीदने में सरकार ने 20% का आपको सब्सिडी दी है। याद करो, अगर कोई सब्सिडी मिलती है कोई प्लांट एंड मशीनरी एसेट खरीदने के लिए तो आपको उसको एसेट से माइनस करना पड़ता है एज पर एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1). याद करो, तो 7,25,000 में से आप सबसे पहले 20% माइनस कर दो। 20% माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है, आई थिंक सो 5,80,000 आती है, वो आपकी करेक्ट वैल्यू है। अब आप डब्ल्यूडीवी ढूंढो। ये ओपनिंग बैलेंस एड 5,80,000 सब्सिडी माइनस करके माइनस 75,000 जो आपने बेचा, तो 9,80,000 रुपीस आपका आता है। ये मशीनरी आपने जुलाई में खरीदी है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस पे आप मशीनरी पे पूरा 15% का डेप्रिसिएशन ले लो। अब जो आपने मिडल ऑफ द ईयर में जारी जुलाई में मशीनरी खरीदी है उसकी नेट वैल्यू कितनी है? 5,80,000 नेट वैल्यू है। उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा 20% क्योंकि एसएससी क्या है? मैन्युफैक्चरर है। तो ये एक बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आपने कुछ जॉब वर्क चार्जेस पे किया है, अकाउंट पे चेक से पे किया है, 90,000 का पे किया है, लेकिन टीडीएस नहीं काटा। टीडीएस नहीं काटा, आप इंडिविजुअल हो, आपका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 194C आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा? काटना चाहिए था, नहीं काट के आपने गलती की है। टीडीएस नहीं काटा तो आपका खर्चा डिसला होगा। कितना डिसला होगा? 30% डिसला होगा। देयरफॉर 90,000 में से 30% डिसला हो जाएगा, तो अलाउ कितना होगा वो चेक करना है क्योंकि इन लोगों ने ऊपर इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि हमने कुछ भी कंसीडर नहीं किया है, आप खुद डिडक्शन लो, जो करना है करो। तो अभी अपने को सिर्फ 70% का डिडक्शन लेना पड़ेगा, इस तरीके से सोचना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो 70% का डिडक्शन लोगे क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि हमने 90,000 का डिडक्शन लिया ही नहीं है, अब आपको जो करना है करो। तो 90,000 का डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, 30% आपको मिलेगा नहीं, 70% मिलेगा, 63,000 माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद आपने पिछले साल एक किसी को कमीशन पे किया था, उसका डिडक्शन ले लिया था। अब इस साल वो कमीशन आपको वापस मिल गया, तो पिछले साल डिडक्शन लिया था, इस साल वापस मिल गया, तो ये आपकी डीम्ड इनकम हो जाएगी। आपको इसको डीम्ड इनकम में पीजीबीपी में सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्रेडिटर को 25,000 रुपया पे किया, कैश में नॉट अलाउड, तो इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये माइनस मत करना। ठीक है, देखो इस तरीके से सोचना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये माइनस मत करना। उसके बाद आपने कुछ ट्रेडिंग वेडिंग किया है, उसमें कुछ लॉस हुआ है डेरिवेटिव में, तो ये नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस माना जाता है। जो इंट्राडे लॉस होता है ना वो स्पेक्युलेटिव लॉस माना जाता है, बाकी नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हो उसका जो लॉस होता है वो नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस होता है। तो नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस को आप
नॉर्मल स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। इसको आप अपनी पीजीपीपी इनकम से सेट ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मिस निशा जी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है। वो पार्टनरशिप फर्म निशा जी को 15% इंटरेस्ट देती है 2 लाख रुपए का। तो मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म कितना इंटरेस्ट देगी तो डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ 12% का मिलेगा। और जितना फर्म को डिडक्शन मिलता है उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो कितना फर्म को डिडक्शन मिलेगा? 12% का। तो 12% निशा जी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 12% निशा जी के हाथ में 1,60,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ एटीसी के अंदर पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट किया था और आपको पता है उसको 5 साल तक आपको रखना पड़ता है। अब आपने उसको 5 साल के अंदर विड्रॉ कर लिया, प्रीमेच्योर विड्रॉल, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला। तो वो पूरा का पूरा इनकम अभी क्या हो जाएगा? आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और आपका जो पैसा मिला वो भी अदर सोर्स, और 60,000 के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूसिव है, तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसने कुछ एक ब्रेसलेट खरीदी थी, उसके ऊपर उसने कुछ वो डायमंड वायमंड लगाई थी और फिर बाद में उसको बेच दी। कितने में बेची? 5 लाख में बेची। सेल कंसिडरेशन 5 लाख। 2005 में खरीदी थी और 2021 में बेची, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो सेल कंसिडरेशन 5 लाख हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा? 40,000 और 50,000। पहले उसने 40,000 में खरीदी, उसके ऊपर 50,000 का डायमंड लगाई, तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्सेशन ब्रैकेट में दिया है, वो आप अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद अपने कजिन से कुछ मिला है, उसको गोल्ड कॉइन मिला 55,000 रुपए का। तो कजिन वजिन रिलेटिव नहीं होते भाई। कजिन से कुछ मिलेगा गोल्ड में तो वो रिलेटिव नहीं है, वो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा मार्केट वैल्यू है तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है, कुछ शेयर्स बेच के 75,000 का। ये लॉन्ग टर्म लॉस आप अपने ये ब्रेसलेट बेचा ना, उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है और किसी से सेट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी कोई माता जी है, डिपेंडेंट है, सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी, तो उसके लिए 50,000 रुपए एलआईसी में पैसा डाल रहे। देखो अगर अपने डिपेंडेंट रिलेटिव है तो माता जी उसमें डिपेंडेंट रिलेटिव में आ जाती है। तो उनके लिए अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब 80% से ज्यादा डिसेबल है, तो आपको फ्लैट 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा 80 डीडीबी के अंदर। हम लोग असम्पशन ले रहे हैं कि हम लोग ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हैं, न्यू रेजिम फॉलो करोगे तो 80 डीडीबी में नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराना पेपर है, उस टाइम पे ओल्ड न्यू का फंडा नहीं था, तो सब ओल्ड के हिसाब से ही करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने घर खरीदा है, उस घर खरीदते समय आपने स्टैंप ड्यूटी भरी है, तो स्टैंप ड्यूटी का डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाता है 1.5 लाख तक का। और ये जो घर खरीदा है ना, इसका आपको 54F में एग्जेम्पशन भी मिल सकता था, लेकिन कितने का घर खरीदा है वो डेटा नहीं दिया, इसलिए मैं 54F का एग्जेम्पशन नहीं ले रहा हूं। सर कैसे 54F का एग्जेम्पशन? देखो यहां पर गोल्ड ब्रेसलेट बेचा, लॉन्ग टर्म ब्रेसलेट बेचकर अगर मैं घर खरीदूंगा तो 54F मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन यहां पर नहीं मिलेगा। छोड़ दो, यहां पर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहां पर मुझे उसका परचेस प्राइस नहीं पता है। उसके बाद 3,57,420 मेरी क्या है? मेरी टोटल इनकम है। इसमें से जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर 20% टैक्स लगेगा और बैलेंस के ऊपर क्या लग जाएगा आपको? बैलेंस के ऊपर आपको स्लैब रेट लग जाएगा। साथ साथ में रिबेट भी मिल जाएगा। हाँ रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी की टोटल इनकम ओल्ड रेजिम के अंदर 5 लाख रुपए तक है, तो रिबेट मिलता है आपको कितना? 12,500 रुपए तक का रिबेट मिल जाएगा और बैलेंस आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पहला पार्ट है वो आप डिलीट मार दो। ये वाला सेक्शन अब सीए इंटर में नहीं है, ये सेक्शन सीए इंटर से इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया है। ये 194O करके एक टीडीएस का सेक्शन हुआ करता था, पहले था, न्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया, तो उसको जाने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको जरूर देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर एक नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर है, वो अपने कस्टमर को नेचुरल गैस बेचता है, साथ साथ में उसको नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो क्या इस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के ऊपर टीडीएस आएगा? याद करो क्लास में मैंने बताया था, एलपीजी गैस ओनर आपको गैस के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन पे टीडीएस आएगा? नहीं आएगा। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। ये पहला व्यू है इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट ने एक और व्यू लिया इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें ये बोला है, सेकंड व्यू ये लो कि सिर्फ 1,70,000 रुपीज जो जितना फ्रेट चार्जेस है ना उस पर आप टीडीएस काट दो यार। आप पूरे अमाउंट पे टीडीएस मत काटो, आप सिर्फ 1,70,000 पे टीडीएस काटो। ये दूसरा व्यू इंस्टीट्यूट ने लिया है। तो इंस्टीट्यूट ने टोटल 2 व्यू लिया, पहला व्यू कि टीडीएस काटो ही मत, दूसरा व्यू कि सिर्फ फ्रेट चार्जेस के ऊपर टीडीएस काटो, पूरे अमाउंट पे काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला, आप सामने वाले बंदे को कुछ जॉब वर्क के दे चार्जेस दे रहे हो और 194C में टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा वो बताना है। देखो 194C में टीडीएस कब कटता है? जब इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 क्रॉस होता है या एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख क्रॉस होता है। अब पहला पेमेंट 27,000 है, नो टीडीएस, दूसरा पेमेंट 25,000 है, नो टीडीएस, तीसरा पेमेंट 28,000 नो टीडीएस, चौथा पेमेंट 32,000 है और एग्रीगेट भी मेरा 1 लाख क्रॉस हो जाता है, विच इज 1,12,000। तो मुझे 2% टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली एंटिटी इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर बाकी सबके लिए 2% है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1% है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला वाला क्वेश्चन आपका, कंप्यूट टोटल इनकम और बताओ क्या क्या लॉसेस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ होंगे, ठीक है। तो यहां मिस्टर हर्ष करके एक बंदा है, उसकी सारी इनकम यहां पर दी गई है। अब देखो उससे सबसे पहले उसको पीजीबीपी इनकम आ रही है, कहां से? सैलरी मिल रही है, कहां से? पार्टनरशिप फर्म से, और वो सैलरी पार्टनरशिप फर्म को अलाउड है। जितना भी सैलरी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होगा उतना पार्टनर के हाथ में टैक्स
टैक्सेबल होता है, याद करो। तो ये 8,50,000 पार्टनरशिप फर्म को अलाउड है, तो पार्टनर के हाथ में पीजीपीपी इनकम, ठीक है। तो ये पीजीपीपी इनकम में चला जाएगा, इसको काट देता हूं। अब इसके अगेंस्ट कौन सा लॉस सेट ऑफ कर सकते हो? क्या एचपी लॉस में इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं? यस। तो मैंने एचपी लॉस इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर लिया, 2 लाख रुपया, और बचा 2 लाख रुपए से ज्यादा एचपी लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो आप। तो 2 लाख रुपया सेट ऑफ कर लूंगा, बचा 50,000 क्या कर दूंगा? कैरी फॉरवर्ड करता दूंगा। और क्या कर सकता हूं? साथ साथ में मैं एक और काम कर सकता हूं कि यहां मेरा पिछले साल का 14-15 का एक लॉस है पीजीपीपी, 8 साल अभी तक खत्म नहीं हुए, तो वो भी मैं इससे सेट ऑफ कर लेता हूं। तो मेरा कितना हो जाएगा? पहले 2 लाख सेट ऑफ कर दिया, फिर 6 लाख सेट ऑफ कर दिया, तो बच गया कितना? 50K मेरी पीजीपीपी इनकम, सैलरी इनकम बच जाएगी, उसको वैसे ही रहने दो। उसके बाद यहां पर मेरा लॉस है ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये लॉस को मैं किससे सेट ऑफ कर लूंगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लूंगा। बचा 1 लाख क्या कर दूंगा? बचा 1 लाख कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि और किसी से सेट ऑफ नहीं कर सकता हूं। 35AD का लॉस क्या करूंगा? 35AD का लॉस मैं 35AD के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकता हूं, तो उसको मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसका मेरे को कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम बैटिंग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम भूल जाओ, उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स लॉ। इस तरीके से आप इनकम कंप्यूट करोगे। अगला वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर सार्थक एक एचयूएफ का मेंबर है, ठीक है। अब उसके साथ साथ कौन है? वो खुद है, उसकी बीवी है, एक मेजर बच्चा है और एक माइनर बेटी है, ठीक है। 4 लोग हैं, वो खुद, उसकी बीवी, एक मेजर बच्चा, एक माइनर बेटी। अब उसने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी, जो खुद की प्रॉपर्टी थी, वो एचयूएफ को दे दिया विदाउट कंसिडरेशन। तो एचयूएफ को दे दिया, तो अभी एचयूएफ जो भी इनकम कमाएगा वो सब उसके हाथ में क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो एचयूएफ ने 6 महीने इनकम कमाया, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक एचयूएफ ने उस पर इनकम कमाया। टोटल इनकम एचयूएफ ने 1 लाख रुपया कमाया। अब 1 लाख रुपया रेंटल कमाया, तो रेंटल तो डायरेक्टली पूरा टैक्स नहीं होता है, सिर्फ 30% उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो 1 लाख का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो गया? 30,000। 70,000 रुपीज पूरे साल की इनकम है, गौर से सुनना। उसमें से 6 महीने की इनकम कितनी हो गई? 35,000। वो तो डायरेक्टली सार्थक के हाथ में क्या हो जाएगा? सार्थक के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा 35,000। अब बचा हुआ 35,000, 6 महीने बाद उसने क्या किया? वो प्रॉपर्टी एचयूएफ ने बांट दी। किसके बीच में बांट दी? चारों के बीच में इक्वली बांट दी। सार्थक को थोड़ा दे दिया, उसकी वाइफ को थोड़ा दे दिया, उसके मेजर बच्चे को थोड़ा दे दिया और उसके माइनर बच्चे को थोड़ा दे दिया। तो 6 महीने की बाद की जो इनकम है 35,000 रुपीज, वो 4 भाग में बटेगी। सार्थक की इनकम पे तो सार्थक टैक्स भरेगा, उसके बाद उसकी वाइफ की इनकम पे भी सार्थक टैक्स भरेगा, क्योंकि वाइफ को अगर एचयूएफ पार्टीशन के बाद कुछ देता है तो बच्चे वाइफ की प्रॉपर्टी से इनकम जो भी आएगी वो हस्बैंड के हाथ में टैक्स होता है। मेजर बच्चे को अगर देगा तो वो टैक्स नहीं होता है, क्लबिंग प्रोविजंस के अंदर लिखा है सब कुछ। और माइनर बच्चे की इनकम तो मां और पिता, जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लब हो जाएगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस केस में सार्थक की इनकम तो सार्थक पे टैक्स भरेगा, वाइफ की इनकम पे भी सार्थक टैक्स भरेगा, माइनर बच्चे की इनकम पे सार्थक या उसकी वाइफ जिसकी भी ज्यादा इनकम है वो टैक्स भरेगा, और मेजर बच्चे पे मेजर बच्चा खुद टैक्स भरेगा। सार्थक या उसकी बीवी को टैक्स भरने का कोई हक नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन यहां पर, क्वेश्चन पहले पेपर के अंदर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 पार्ट है। सबसे पहला, मिस्टर ललित डीलर इन शेयर्स है, सिक्योरिटी में डील करता है और उसने ये सारी इनकम कमाया है। अब अपने को उसका क्या निकालना है? उसकी तो कंप्यूट टोटल इनकम कंप्यूट करना है। आईएफओएस और कैपिटल गेन्स में उसकी इनकम कितनी है? तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं उसकी आईएफओएस और कैपिटल गेन्स में इनकम कितनी है। सबसे पहले उसको अपने एक दोस्त से एक गाड़ी मिली 5 लाख रुपए की, तो क्या गाड़ी मिलने पर टैक्स लगता है? गाड़ी गिफ्टेबल असेट में है ही नहीं 56(2)(10) के अंदर। मैंने क्लास में बोला था आपको, किसी ने BMW दे दिया, क्या टैक्स लगेगा? गिफ्टेबल असेट में नहीं आती है गाड़ी, ठीक है। उसके बाद 4 फ्रेंड ने 21 हजार रुपया दे दिए, तो टोटल 84,000 रुपीज हो गया। तो 4 फ्रेंड मिलकर काउंट होता है कि इंडिविजुअली काउंट होता है? सबका मिलकर काउंट होता है, सबका मिलकर 50,000 क्रॉस हो गया, आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लग गया, ठीक है। उसके बाद एक फ्रेंड से एक लैंड मिली, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 लाख रुपए की थी, ठीक है। तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि अगर आपको किसी से कोई सामान मिलता है, कोई बिल्डिंग मिलती है, कोई लैंड मिलती है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 50,000 से ज्यादा, आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। उसके बाद आपने परचेस किया शेयर्स अपने फ्रेंड से, आपने अपने फ्रेंड से शेयर्स परचेस किया, वो भी डीलर इन शेयर्स है, ठीक है। तो आपने कितने में खरीदा? 400 रुपए में। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 600 रुपए में। आपने सस्ते में खरीदा, क्या आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप भी डीलर इन शेयर्स हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कब लगता है? जब आपको कोई सामान मिलता है, आपको कोई गिफ्ट मिलता है इन द कैपेसिटी ऑफ कैपिटल असेट। अगर आप कोई सामान इन द कैपेसिटी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड खरीदते हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 56(2)(10) में नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो इस केस में आपके ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपने 2021 में एक घर का पोजेशन लिया, ठीक है, जो आपने 2 साल पहले बुक किया था 20 लाख रुपए में। उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जब पोजेशन लिया तब 32 लाख मिला, जब पोजेशन लिया आज 32 लाख है, लेकिन जब बुक किया था तब 24 लाख रुपए थी, और जब बुक किया था तभी पैसा अकाउंट पे ही चेक से दे दिया था आपने। तो याद करो, पहले आपने बुक किया था, जब बुक किया था तब 24 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, और पैसा आपने अकाउंट पे ही चेक से ले लिया था ऑन और बिफोर द डेट ऑफ बुकिंग। तो फिर किस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लोगे? 2 साल पहले की, आज की नहीं ले सकते हो। देयरफॉर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 24 लाख से, आपने खरीदा 20 लाख में, आपने 4 लाख सस्ते में खरीदा है। क्या दोनों के बीच में 110% से ज्यादा का डिफरेंस है? तो आपको 4 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि दोनों के बीच में 110% से ज्यादा का डिफरेंस भी है और दोनों के बीच में 50,000 का ज्यादा का डिफरेंस भी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 4 लाख रुपए पे आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपनी में उसका कुछ शेयर्स था, वो कंपनी के अंदर लिक्विडेशन हो गया, ठीक है। कंपनी के अंदर कुछ शेयर्स थे इसके, वो कंपनी की लिक्विडेशन हो गई।
लिक्विडेशन पे उसको कंपनी से 1.5 लाख रुपए के एसेट्स मिले और 50,000 रुपया कैश मिला, लेकिन कंपनी के पास जनरल रिजर्व मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिर्फ 1,25,000 का। तो याद करो, अगर लिक्विडेशन पे कंपनी से कुछ एसेट मिलता है तो वो आपके हाथ में डीम डिविडेंड होता है, लेकिन डीम डिविडेंड अंडर 222C कैन नॉट बी मोर देन योर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इस केस में आपको मिला तो 2 लाख का सामान है, 1,50,000 का कुछ शॉप मिला है, 50,000 कैश मिला है, लेकिन अक्यूमुलेटेड रिजर्व सिर्फ 1,25,000 है। देयरफॉर डीम डिविडेंड कितना होगा? डीम डिविडेंड 1,25,000 है। अच्छा, जब भी ये शेयर्स बिकेंगे तब उसका सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? याद करो, पूरा एग्जांपल लिखाया हूं। सेलिंग प्राइस आपको क्या आएगा? सेलिंग प्राइस में जो भी मिला आपको शेयर्स का, क्योंकि लिक्विडेशन हो रहा है तो आप कंपनी को शेयर्स वापस दे रहे हो, बदले में कंपनी आपको क्या दे रही है? 1.5 लाख के एसेट दे रही है, 50,000 कैश दे रही है, तो वो आपको लिखना है। उसमें से जितना भी डीम डिविडेंड आपने टैक्स भर दिया है वो माइनस कर दोगे तो वो आपको मिल जाएगा सेल कंसिडरेशन। ठीक है, अब मैं इसका कैपिटल गेन निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया है कि कंपनी ने मिस्टर जो भी है, जिस बंदे का जो भी नाम है, इसने शेयर्स, क्या नाम है इसका एक बार देख लो यार, मिस्टर ललित इसने जो भी शेयर्स खरीदे वो शेयर्स खरीदने के बाद उसने कितने में शेयर्स खरीदे वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो लिक्विडेशन पे सेल कंसिडरेशन कैसे निकालते हो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्यूटेशन होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जयपुर की जो लैंड थी उसने बेच दिया 8 लाख रुपए में। कितने में मिली थी उसको? फ्री में मिली थी। तो 6 लाख रुपए पे उसने ऑलरेडी आईएफओएस टैक्स भर दिया है। तो 6 लाख रुपए पे अगर आईएफओएस टैक्स भर दिया है तो उसको 6 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा। उसने 24 महीने के अंदर बेच दिया, 24 मंथ्स के अंदर बेच दिया, तो 8 लाख माइनस 6 लाख, 2 लाख रुपया उसका क्या हो गया? कैपिटल गेन्स हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, उस पे वो टैक्स भर देगा। इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स नहीं पूछा है तो मैं टैक्स नहीं निकाल रहा हूं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस श्रुति एक इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट करती है, दुबई में कोई जॉब वॉब करती है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर में वो इंडिया आ गई। कितने दिन के लिए आई? 157 डेज के लिए आ गई। तो याद करो, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया विजिट करता है और 120 दिन से लेकर 181 डेज के लिए विजिट करता है, याद करो, और अगर उसकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। तो श्रुति ये सारे कंडीशन फुलफिल करती है। मैं बताता हूं कैसे। करंट ईयर में उसकी इंडिया में स्टे 157 डेज, पिछले 4 साल का स्टे देखो 200, 100, 76, 45, 421 डेज, तो ये भी हो गया पिछले 4 साल का 365 डेज। इंडियन सोर्सेज की इनकम में देखो क्या क्या आएगा। पहली इनकम उसने यूएई में कमाई, यूएई में रिसीव की, तो ये इंडियन सोर्स में नहीं माना जाएगा। दूसरी इनकम उसने यूएई में कमाई और यूएई में रिसीव की, ये भी इंडियन सोर्स नहीं माना जाएगा। तीसरी इनकम उसने इंडिया में अक्रू की है, तो ये इंडियन सोर्स माना जाएगा। चौथी इनकम उसकी अक्रू बाहर हुई है लेकिन बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो याद करो ये भी इंडियन सोर्स माना जाता है। अगर बिजनेस बाहर कर रहे हो, कंट्रोल इंडिया में कर रहे हो, तो भी ये इंडियन सोर्स माना जाएगा। पांचवी इनकम, ये तो इंडिया में साफ साफ लिखा है इंडियन सोर्सेस की इनकम है। देयरफॉर 5 लाख, 10 लाख और ये 3 लाख, ये 3 18 लाख उसकी इंडियन सोर्सेस की इनकम है। उसमें से 1.5 लाख रुपए का उसको एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा, तो 16.5 लाख उसकी इंडियन सोर्सेस की इनकम है, विच इज ग्रेटर देन 15 लाख। देयरफॉर वो आरएनएनओआर बन जाएगी। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? आरएनएनओआर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां पर क्या बोला गया है कि अससी जो है गौर से सुनना प्लीज, अससी एक ओनर ऑफ गोल्ड है, उसके पास कुछ गोल्ड वॉल्ड मिला 50 लाख रुपए का, लेकिन जब बुक्स में देखा तो सिर्फ 10 लाख ही रिकॉर्ड किया था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोला तो बुक्स में कितना रिकॉर्ड किया है गोल्ड का वैल्यू? सिर्फ 10 लाख, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 50 लाख। तो ये माना जाएगा अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड। आप अनएक्सप्लेन्ड मनी रख रहे हो, तो जितना भी अनएक्सप्लेन्ड है 40 लाख रुपया शॉर्टफॉल है, उस पर डायरेक्टली आपको पता है 78% टैक्स लगता है 115 बीबीई के अंदर। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, याद है, इन सब के ऊपर आपको डायरेक्टली 78% का टैक्स लगता है। तो यहां पर एसएससी को 78% का टैक्स लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर मिस्टर सुरेश है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 53 इयर्स एज है, रेजिडेंट है। अपने को क्या निकालना है? उनका टोटल इनकम और टैक्स पेबल, ये दो चीज अपने को निकालना है, उनका टोटल इनकम और टैक्स पेबल। सबसे पहले उन्होंने एक वेकेंट लैंड बेचा, कितने में बेचा? 15 लाख रुपए में बेचा। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 19 लाख। देयरफॉर सेल कंसिडरेशन क्या लो बताइए? 15 लाख या 19 लाख? 19 लाख, बिकॉज दोनों के बीच में 110% से ज्यादा डिफरेंस है। सेल कंसिडरेशन 19 लाख हो जाएगा। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे? देखो, कॉस्ट के लिए उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 3.4 लाख प्लस 15,000 रुपए का उसने रजिस्ट्रेशन का खर्चा किया था 1996 के अंदर। उसको किससे कंपेयर करने का? उसको कंपेयर करने का लोअर ऑफ एफएमवी और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का अगर 2001 के पहले खरीद रहे हो तो एक्चुअल कॉस्ट को आप कंपेयर करते हो लोअर ऑफ एफएमवी ऑन 1/4/2001 और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001, उससे कंपेयर करो। आपका कॉस्ट आ जाएगा 5 लाख, उसका इंडेक्सेशन लो और आपको आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उसके ऊपर आपको 20% टैक्स लग जाएगा। उसके बाद उसने एसईजेड के अंदर एक यूनिट खोला है, उससे उसने प्रॉफिट कमाया 10AA के अंदर 30 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो 30 लाख इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 120 लाख इंटू टोटल टर्नओवर 80 लाख, ये आपका एसईजेड का 10AA का डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप 10AA का डिडक्शन ले लो। उसके बाद क्रॉसवर्ड पजल से कुछ 10,000 कमाया है, ये आईएफओएस में चला जाएगा, और बैंक एफडी से कुछ 15,000 कमाया, ये भी आईएफओएस में चला जाएगा। उसके बाद उसने अपने 3 बच्चों की ट्यूशन फी भरी है 36,000, तो 3 बच्चों का डिडक्शन तो एटीसी में मिलेगा नहीं, 2 बच्चों का मिल जाएगा, 2 बच्चों का 24,000 रुपए का आप डिडक्शन ले लो। ये सब करने के बाद उसकी टोटल इनकम आ जाएगी, उसका टैक्स निकाल लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 20%, बाकी इनकम पे स्लैब रेट्स। ठीक है, और जो क्रॉसवर्ड पजल है उसके ऊपर 30%। ठीक है, ये इस तरीके से आप टैक्स निकाल लोगे। अब इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है, वो क्या है? वो है 115 जेसी। यहां पर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स भी लगेगा। याद करो, अगर कंपनी को छोड़कर कोई भी एसएससी है, अगर वो 10AA क्लेम करता है, 80 QQB, 80 RRB और 80 JJAA,
और 3580, ये 5 में से कोई भी डिडक्शन क्लेम करता है तो 80 को क्या बनाना, कंप्यूट करना पड़ता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैसे आता है, जो भी आपकी टोटल इनकम यहां पर आती है उसमें 10AA का डिडक्शन अभी आपको ऐड बैक कर देना पड़ेगा। वो ऐड बैक करने के बाद आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी, उसके ऊपर 18.5% का टैक्स लगाओगे और अगर इनकम क्रॉस होती है तो सरचार्ज भी लगेगा, सेस तो हमेशा लगेगा और फिर कंपेयर होगा आपके नॉर्मल टैक्स से, विच एवर इज हायर आपको वो भरना है। एएमटी ज्यादा आ जाएगा तो आपको एएमटी क्रेडिट भी आ जाएगा जो आप 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके लिए इस क्वेश्चन के अंदर ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक एसएससी है, मिस्टर काबरा, वो क्या करता है, वो कॉफी ग्रो और क्योर करता है, बस ज्यादा कुछ नहीं करता है। तो कॉफी के लिए सिर्फ ग्रो और क्योर करते हो, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हो, रोस्टिंग नहीं करते हो, ये नहीं करते हो कि कोरी से मिक्स नहीं करते हो, बहुत सारा काम नहीं करते हो, सिर्फ ग्रो और सेल करते हो, सिर्फ ग्रो और सेल करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपका 25% टैक्सेबल है, 75% एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब इसकी इनकम निकालना है और कुछ नहीं, इसकी इनकम निकालना है और डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट निकालना है। इनकम बहुत सिंपल है, देखो 22 लाख रुपए का उसका सेल है, उसके बाद उसने जो खर्चे किया है ग्रो करने के लिए और क्योर करने के लिए वो माइनस कर दो, ठीक है। ग्रो करने के लिए 3 लाख रुपए खर्चा किया है, क्योर करने के लिए 3,10,000 कुछ खर्चा किया, वो माइनस कर दो। ये माइनस करने के बाद उसके पास कार है, उसकी कार का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 15%, और उसके बाद कुछ और मशीनरी है उसका 15% डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा 25% टैक्सेबल, 75% एग्जेम्प्ट, एज सिंपल एज दैट। और डब्ल्यूडीवी कैसे निकालोगे, डब्ल्यूडीवी बहुत सिंपल है, कार का जो एसेट है 33 लाख में से 15% माइनस कर दो और मशीनरी की जो वैल्यू है 15 लाख में से 15% माइनस कर दो, एज सिंपल एज दैट। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ इनमें से कौन कौन अपना रिटर्न रिवाइज कर सकता है। क्या जो 139(4) में बिलेटेड रिटर्न भरता है क्या वो रिवाइज कर सकता है? क्यों नहीं, 139(5) में बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज होता है, नॉर्मल रिटर्न भी रिवाइज होता है, लॉस रिटर्न भी रिवाइज होता है, सब रिवाइज होता है, ठीक है। इसी के साथ मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज होता है, रिवाइज रिटर्न वापस से भी रिवाइज कर सकते हो, n नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकते हो। लॉ में लिखा है रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज फॉर n नंबर ऑफ टाइम टिल द ड्यू डेट, जो भी लास्ट डेट है दैट इज 31 दिसंबर तक आपको जितने बार रिवाइज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद लॉस रिटर्न रिवाइज हो सकता है, लॉस रिटर्न जितने बार रिवाइज करना है रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर का, एक एओ के पास रिटर्न आया, उसको लगा कि एओ को लग रहा है रिटर्न डिफेक्टिव है, अब वो क्या करेगा? हाउ वुड द एओ डील विद द इशू? एओ क्या करेगा? एओ आपको एक नोटिस भेजेगा 139 सबसेक्शन 9 में और आपको 15 दिन का टाइम देगा कि उसको रेक्टिफाई करो। अगर आप चाहो तो एक्सटेंशन भी मांग सकते हो, ठीक है। अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो टाइम के अंदर, तो फिर ये माना जाएगा कि आपका वैलिड रिटर्न नहीं है, इनवैलिड रिटर्न है, वॉइड ab initio है और आपके अगेंस्ट वो सारे एक्शन लिए जाएंगे जो आप जनरली रिटर्न नहीं भरने पर लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेट द रेमेडीज अवेलेबल इफ नॉट रेक्टिफाइड विद इन द टाइम अलाउड बाय द एओ। तो रेमेडी क्या है आपके पास? कोई रेमेडी नहीं है, कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम है आपके पास, आप एक्सटेंशन मांगो, एक्सटेंशन मांगोगे तो अच्छा है, नहीं तो क्या इनवैलिड रिटर्न हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है आपका पहला पेपर। आई होप आप लोगों को बहुत जबरदस्त मजा आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पास्ट पेपर नवंबर 2022। यहां पर मिस्टर रोहन है, डॉक्टर रोहन, 82 इयर्स है, तो केयरफुल रहना। इनका बेसिक एग्जामिशन लिमिट 5 लाख रुपए होने वाला है। हम लोग ओल्ड रेजिम ही फॉलो करेंगे, न्यू रेजिम के हिसाब से सम फिलहाल नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये पुराना पेपर है। डॉक्टर साहब रेजिडेंट है। अब डॉक्टर का साहब का यहाँ पर पीएनएल नहीं दिया है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट दिया है, मतलब कैश बैंक अकाउंट दिया है। तो जो भी डेबिट साइड पर है, मतलब जो रिसीट साइड पर है वो आपकी इनकम है और पेमेंट साइड पर आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इनकी सब इनकम यहाँ पर दी है और अपने को बोला है टोटल इनकम निकालो, टैक्स पेएबल निकालो, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 44 ADA अगर डॉक्टर साहब फॉलो करेंगे, क्या डॉक्टर लोग 44 ADA फॉलो कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं अगर उनका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है और अगर कैश रिसीट 5% से ज्यादा नहीं है तो 75 लाख तक के डॉक्टर लोग भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ये फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट के साथ मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले अभी देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, 5 हेड्स में इनकम को डिवाइड करना है। सबसे पहले डेबिट साइड पर देखते हैं हम लोग क्या क्या आता है। सबसे पहला आइटम है यहाँ पर डॉक्टर साहब दूसरे हॉस्पिटल में जाकर पैसा कमाते हैं, वहां से पैसा आता है 5,85,000, ये नेट है। नेट मतलब दूसरे हॉस्पिटल लोग डॉक्टर को 5,85,000 का पेमेंट किए, तो दूसरे हॉस्पिटल वाले लोग ने डॉक्टर का प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस काटा होगा 10% के हिसाब से, तो इसको ग्रॉस अप करके आपको दिखाना पड़ेगा 10%, क्योंकि वहां दिया है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मतलब टीडीएस काट के आया है वो पैसा, तो आपको ग्रॉस अप करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब को 40,000 रुपया और 45,000 रुपया 85,000 रुपीज ये मार्च का ये अप्रैल में मिला, ठीक है। तो ये भी डॉक्टर साहब को अपनी इनकम में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब को डिविडेंड मिला, नेट मिला, डिविडेंड भी नेट मिला, तो डिविडेंड का टीडीएस कितना कटता है 194 के अंदर 10% कटता है, तो इसको भी ग्रॉस अप करके आपको आईएफओएस में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब को अपनी फीस मिली जो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपकी पीजीपीपी इनकम हो जाएगी। और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स पेशेंट, रिलेटिव्स के पेशेंट से गिफ्ट मिला, तो पेशेंट से गिफ्ट मिला ना, पेशेंट से को भी गिफ्ट मिलेगा, वो इनकम फ्रॉम पीजीपीपी माना जाता है, ठीक है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट, मैंने बोला था ना क्लास में, आप लोग मुझे गिफ्ट दोगे, आप मेरे कस्टमर हो, आप मुझे गिफ्ट दोगे, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे गिफ्ट दोगे, पास होके रोलेक्स वाली देने वाले थे आप लोग, याद है आपको कि नहीं याद है? कि भूल गए आप लोग? भूल जाएंगे, ये सारी बात थोड़ी याद रहेगी आपको। देयरफॉर आप लोग मुझे ये दोगे तो वो मेरे हाथ में पीजीपीपी इनकम होती है सेक्शन 28 के अंदर, तो इस पर भी ये पीजीपीपी चला जाएगा। ऑनोरेरियम मिला फॉर पेंटिंग सर्विसेज इन जय हिंद आर्ट स्कूल, वहां जाकर आपने अपनी कोई कलाबाजी दिखाई, उस पर ऑनोरेरियम मिला,
22,500 नेट लिखा है, तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने दो व्यू लिया है। इंस्टीट्यूट बोल रही है कि ये IFRS में जाएगा सबसे पहले। इंस्टीट्यूट पहला व्यू ये बोल रही है कि नेट लिखा है ना, तो ये नेट ऑफ टीडीएस होगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 90% करो, 10% टीडीएस कटेगा प्रोफेशनल फीस के अंदर, ठीक है। तो इसको ग्रॉस अप करके दिखाओ IFRS के अंदर। दूसरा व्यू इंस्टीट्यूट बोलता है कि नहीं टीडीएस कैसे कटेगा, 194J के अंदर टीडीएस तो 30,000 के ऊपर कटता है ना, तो ये तो सिर्फ 22,500 है, तो टीडीएस क्यों कटेगा, तो इसलिए यहां पर टीडीएस मत काटो। तो दोनों व्यू लिया है। पहला व्यू 22,500 डिवाइड बाय 90%, 25,000 दिखा दो। दूसरा व्यू मत टीडीएस मत काटो, डायरेक्टली 22,500 दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स का जो रिफंड मिला, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो IFRS में जाता है, तो वो मैंने IFRS में लिख दिया, ठीक है। ये आपकी सारी इनकम्स हो गई। अभी एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टाफ को सैलरी दिया 3.5 लाख रुपए, लेकिन उसके अंदर गड़बड़ है। 60,000 रुपीज बहन को दिया है, वो नर्स है, तो क्या दिक्कत है, बहन नर्स है तो उसको 60,000 नहीं दे सकते हो, दे सकते हो हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उसको कैश में दे दिया, दिक्कत वो है। कैश में दे दिया तो 60,000 रुपए का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, डिडक्शन सिर्फ 2,90,000 रुपीज का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का डिडक्शन आप सेक्शन 30 के अंदर ले सकते हो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का डिडक्शन आप 1,10,000 ले सकते हो। अज्यूम करना है कि पूरा का पूरा बिजनेस के लिए। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है पता है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है ना वो 25,000 रुपए है, डॉक्टर्स लोगों को क्या करने के लिए, डिनर विनर करवाया, अपने डॉक्टर लोग को खाना वाना खिलाया। अब बचे हुए अमाउंट के बारे में 1,10,000 में से 25,000 रुपए तो अपने डॉक्टर लोग को डिनर विनर खिलाया, ठीक है, वो तो बिजनेस एक्सपेंस है। जो बचा हुआ एक्सपेंस है उसके बारे में डिटेल नहीं है, तो अज्यूम करो पूरा बिजनेस के लिए और पूरा डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीविजन जो परचेस कर रहे हो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उस पर आपको 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। आप गिफ्ट दे रहे हो डॉटर इन लॉ को, उसका डिडक्शन थोड़ी मिलता है इनकम टैक्स के अंदर। अब ये वाला एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया है। आपने कोई लोन लिया है रिपेयर करने के लिए प्रॉपर्टी का, उस पर इंटरेस्ट पे किया 65,000 रुपीज। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो लोन है ना, यहां पर नीचे एडजस्टमेंट के अंदर कुछ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर इंक्लूड्स 40,000 फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो 65,000 में से 40,000 रेजिडेंशियल है, तो बिजनेस के लिए कितना हो गया, बिजनेस के लिए 25 हो गया, तो 25,000 रुपए का डिडक्शन आपको बिजनेस में मिलेगा। और क्या रेसिडेंशियल के अंदर एसओपी के अंदर आपको 40,000 मिलेगा, नहीं, एसओपी में तो आपको मैक्सिमम 30 मिलता है, तो 30,000 आप एसओपी में ले लेना। एसओपी के तौर पर डिडक्शन 40,000 पर्सनल पर्पस के लिए ना, तो 30,000 आप एसओपी ले लो और 25,000 बिजनेस पर्पस के लिए वो आप पीजीपी में डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल एक्सपेंस का आपने पेमेंट किया 70,000 रुपया, उसका डिडक्शन आपको पीजीपी में नहीं मिलेगा, 80D में मिलेगा 50,000 रुपया, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो, 60 ईयर से ज्यादा हो, तो आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। पीपीएफ का डिडक्शन आप 80C में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग होम एक्सपेंसेस आप ले सकते हो, ये बिजनेस के, आपका डॉक्टर हो तो नर्सिंग होम एक्सपेंस तो आपका बिजनेस एक्सपेंस है। प्रोफेशनल फीस पे किया कंसल्टेंट को, उसका भी डिडक्शन ले लोगे। फर्नीचर परचेस किया घर के लिए, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। पर्सनल एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर नीचे क्या है देखने लायक, और देखने लायक एडजस्टमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि वो 44 ADA ऑप्ट नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से सम सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद डॉटर इन लॉ को कुछ गिफ्ट दिया था, उससे डॉटर इन लॉ ने कुछ इनकम कमाई, तो वो तो तुम्हारे हाथ में क्लब हो जाएगा, ससुर जी के हाथ में। याद है कि 82 ईयर्स के ससुर जी है यहाँ पर। ससुर जी ने अपनी बहू को कुछ गिफ्ट दिया, बहू ने उससे पैसा कमाई, तो बहू का इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाता है, ससुर के हाथ में। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन कुछ दोगे तो ये आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। नर्सिंग होम इक्विपमेंट पे आप 15% ले लोगे, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट ने एक और व्यू लिया है कि अगर इसको लाइफ सेविंग इक्विपमेंट मानते हो, क्या मानते हो, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, तो उसमें 40% का डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन जाने दो ना, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट मत मानो, आप नॉर्मल इक्विपमेंट मानो, 15% ले लो। मेडिकल बुक्स के ऊपर आपको 40% मिलता है, याद है आपको, प्रोफेशनल बुक्स पे 40%, लैपटॉप पे भी 40% मिलता है। टीवी पे आपको कितना मिलेगा, टीवी 3 अक्टूबर को पुट टू यूज किया तो मोर देन 180 डेज हो जाएगा। 3 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट कर लो, 180 डेज हो जाता है। इस पे भी आपको पूरा 15% मिल जाएगा। पीएम केयर फंड में 10,000 रुपए आपने डाला तो उसका भी आपको एटीजी के अंदर 10,000 रुपया पूरा का पूरा 100% डिडक्शन मिलता है पीएम केयर फंड का, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। पीएम केयर फंड के अंदर वो 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, वो सब चेक करना जरूरी नहीं है, पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। टैक्स निकाल लो, ओल्ड रेजिम के हिसाब से निकालो, न्यू रेजिम तभी नहीं था। ओल्ड रेजिम के हिसाब से टैक्स क्या आएगा, 5 लाख रुपए तक अंकल को कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि 82 ईयर्स है और रेजिडेंट है, और उसके ऊपर डायरेक्टली 20% टैक्स, और फिर 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स, ठीक है। अब सुनो गौर से मेरी बात, यहां पर टैक्स पेएबल भी पूछा है। टैक्स पेएबल निकालते समय जो भी टैक्स आ जाएगा उसमें से आपको सारा टीडीएस का क्रेडिट लेना पड़ेगा। अब 3 आइटम पे आपको टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा। किस किस पे सर, एक तो आप दूसरे हॉस्पिटल में जाके पैसा कमाते थे, वहां से टीडीएस कटा था आपका, वो क्रेडिट ले लो। डिविडेंड ऑन शेयर्स पे टीडीएस कटा था, वो ले लो। और ऑनरेरियम पे 2 व्यू लिया था, अगर पहला व्यू ले रहे हो तो टीडीएस क्रेडिट ले लो, दूसरा व्यू ले रहे हो तो टीडीएस का क्रेडिट मत लेना, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि आप 44 एडीए के हिसाब से भी सॉल्व करो। बहुत सिंपल है, 44 एडीए के हिसाब से जो भी आपका प्रोफेशनल रिसीट है उसका 50% आपका डीम्ड इनकम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जो भी आपका प्रोफेशनल रिसीट है उसका 50% आपका डीम्ड इनकम हो जाएगा, वही आपकी इनकम हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ले लो, और चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता है। 44 एडीए वालों को पीजीबीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 का डिडक्शन तो जरूर मिलेगा। और फिर टैक्स निकालो, देखो इसमें आपको ज्यादा टैक्स आ रहा है, सॉरी कम टैक्स आ रहा है, तो इट इज बेटर कि आप 44 एडीए के लिए चले जाओ और आप रेगुलर प्रोविजन के लिए मत जाओ, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलग किस्म का क्वेश्चन है, जहां पर आपको पीएनएल नहीं दिया है बल्कि रिसीट और
पेमेंट अकाउंट दिया है, तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A। मिस्टर सार्थक करके एक बंदा है, इंसान है, इंडिविजुअल है, दुबई में रहता है, टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन मतलब दुबई में टैक्स नहीं लगता है, इसलिए वहां रहता है। टैक्स हेवन उस देश को बोला जाता है जहां पर टैक्स नहीं लगता है या बहुत कम लगता है, ठीक है। अब 2005 से वो इंडिया कभी भी नहीं आया एक दिन के लिए भी, ठीक है। अभी 21-22 में उसने ये सारी इनकम कमाई है। अपने को उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि भाई वो रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या है। अब देखो जरा, इंडिया में तो आया ही नहीं हो। अब इंडिया में जब आया ही नहीं तो रेजिडेंट कैसे बनेगा? बन सकता है। याद करो, अगर इंडियन सिटीजन है और उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और अगर वो किसी और कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है तो वो इंडिया के अंदर क्या बन जाता है? डीम रेसिडेंट। अब क्या वो इंडियन सिटीजन है? हाँ है, ये तो टिक हो गया। अब इंडियन सोर्सेस से वो कितनी इनकम कमा रहा है, चलो देखते हैं उसकी इनकम की डिटेल है। इनकम अक्रूड एंड अराइज इन दुबई, ये इंडियन सोर्स की इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, यस, ये इनकम सोर्स इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाएगी। इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, ये भी इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाएगी, यस, ये दोनों इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाएगी। और तीसरा, प्रोफेशन दुबई में है लेकिन सेटअप इंडिया में है, सेटअप इंडिया में करके रखा है, तो ये भी इनकम इंडिया से इंडियन सोर्स की मानी जाएगी। Therefore, इंडियन सोर्स की इनकम उसकी 23 लाख है और दुबई में उसको टैक्स लगता नहीं है क्योंकि दुबई टैक्स हेवन है, यहां लिखा है, दुबई में टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगता है। Therefore, इसने तीनों कंडीशन फुलफिल कर दिया डीम रेसिडेंट के ये एक इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और उसको दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स नहीं लग रहा है, तो वो डीम रेसिडेंट बन जाएगा। अब डीम रेसिडेंट बन जाएगा तो उसकी कौन सी इनकम, कैसा रेसिडेंट बनता है? ये हमेशा याद रखना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है। कैसे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये हमेशा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है। अब मुझे बताओ, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल है? क्या ये पहली इनकम टैक्सेबल होगी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्या दूसरी इनकम टैक्सेबल होगी? ये भी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। क्या तीसरी इनकम टैक्सेबल होगी? सॉरी, ये हो जाएगी क्योंकि ये इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है, इंडिया में अराइज हो रही है। क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी? ये भी इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है, इंडिया में अराइज हो रही है, टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये लास्ट वाली इनकम टैक्सेबल होगी? ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। देखो, एनओआर और एनआर में यही तो फर्क है कि एनओआर और एनआर में एक ही आइटम का फर्क है। अगर बिजनेस बाहर है, प्रोफेशन बाहर है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, सेटअप इंडिया से हो रहा है, तो उस पे एनओआर टैक्स भरेगा, एनआर टैक्स नहीं भरेगा। तो ये तीनों इनकम पे वो टैक्स भरेगा और 23 लाख उसकी टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? एनओआर, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, टैक्सेबल इनकम क्या है? 23 लाख। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो जो दुबई में पैसा कमा रहा है ये 10 लाख के बदले अगर वो 2 लाख कमाएगा, कितना कमाएगा? 10 लाख के बदले 2 लाख कमाएगा, तो उसकी इंडियन सोर्सेस से इनकम एग्जैक्टली 15 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एग्जैक्टली 15 लाख। आप चेक कर लेना, अगर अभी 23 लाख से मैं 8 लाख माइनस कर दूं तो इनकम कितनी हो जाएगी? एग्जैक्टली 15 लाख हो जाएगी। एग्जैक्ट 15 लाख पर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो 15 लाख क्रॉस होना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्ट 15 लाख पे वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। Therefore, पार्ट 2 के अंदर वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट की सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? या तो अक्रू होनी चाहिए या तो रिसीव होनी चाहिए। Therefore, सेकंड टैक्सेबल होगी, थर्ड होगी। नॉन रेसिडेंट की थर्ड इनकम, फोर्थ इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। फर्स्ट तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि वो तो बाहर अक्रू हुई है, बाहर रिसीव हुई है। और यही फर्क है, ये फोर्थ इनकम का फर्क है एनओआर और एनआर में। एनओआर फोर्थ इनकम पे टैक्स भरता है, एनआर फोर्थ इनकम पे टैक्स नहीं भरता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, वुड योर आंसर बी, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ सार्थक वाज बोर्न इन दुबई? अगर सार्थक दुबई में बॉर्न हुआ तो सार्थक इंडियन सिटीजन नहीं है इंडियन सिटीजन, लेकिन उसके मां बाप इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो सार्थक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब देखो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए डीम रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। डीम रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए था। देयरफॉर उस केस में भी सार्थक क्या रहेगा? सार्थक नॉन रेसिडेंट ही रहेगा, वो डीम रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ये बढ़िया क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने, बहुत अच्छे से इसको देख के जाना। अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है सैलरी के ऊपर। आपको सैलरी कंप्यूट करनी है, ओल्ड रेजिम के हिसाब से ही करो सब कुछ, अभी न्यू के हिसाब से यहां पर मत जाना, ठीक है। सबसे पहले मिस्टर बी एक कंपनी में काम करता है और उसको 85,000 की सैलरी मिली है दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद जनवरी से उसकी सैलरी 2000 बढ़ गई। तो बेसिक सैलरी कितनी आएगी? 85,000 इंटू 9, 87,000 इंटू 3, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में उसकी सैलरी 2000 बढ़ गई। उसके बाद उसको डीए इन टर्म्स कितना मिल रहा है? डीए इन टर्म्स उसको 40% मिल रहा है, तो जो भी सैलरी आ रही है उसका 40% डीए इन टर्म्स ले लो। उसके बाद जनवरी की जो सैलरी है बेसिक, उतना उसको बोनस मिल रहा है। जनवरी की उसकी सैलरी कितनी है? 87,000, तो 87,000 उसका बोनस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिक और डीए का पीएफ में, एम्प्लॉयर भी 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो उसको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स माफ है। 12% के ऊपर अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में? अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा 2% है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलावेंस माफ है क्योंकि ड्यूटी आवर्स के लिए, इसलिए माफ है ट्रैवलिंग अलावेंस। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलावेंस ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है 3000 इंटू 12। उसके बाद चिल्ड्रन अलावेंस 600 रुपया पर मंथ, 3 बच्चों के लिए मिल रहा है, लेकिन 2 बच्चों के लिए माफ है 100 रुपया पर मंथ, 3 बच्चों के लिए नहीं, 2 बच्चों के लिए माफ है, 1 बच्चे के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अकोमोडेशन पे मैं आता हूं थोड़ी देर के अंदर, वो सबसे एंड में बोलता हूं क्योंकि उसमें अमेंडमेंट है और ये आरटीपी ये एग्जाम पेपर पुराना है, ये पुराना एग्जाम पेपर है, तो ये अमेंडमेंट के हिसाब से नहीं, तो मैं अमेंडमेंट के हिसाब से आंसर बताता हूं। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, उसका रीइंबर्समेंट मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया। उसके बाद मेडिकल अलाउंस मिला 1500 रुपया पर मंथ, 18,000 रुपए पूरे साल का आएगा, वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन जो कंपनी आपके लिए मेडिक्लेम खरीदती है वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, याद करो मेडिक्लेम हाथ में कभी टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। अब उसको हैदराबाद में कंपनी ने घर दिया, कंपनी का खुद का घर है, तो याद करो कितना परसेंट टैक्सेबल हो जाएगा आपके हाथ में, कंपनी ओन्ड है तो 10% ऑफ सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। पहले 15% था, अभी 10% है, 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ द सैलरी। अब यहां पर सैलरी का डेफिनेशन बहुत भयंकर है, सैलरी में बेसिक भी आता है, डीए इन टर्म्स भी आता है, फिर बाद में सारे टैक्सेबल अलावेंसेस भी आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन परक्विजिट नहीं आता है। सैलरी में परक्विजिट नहीं आएगा और सैलरी के अंदर बोनस भी आएगा, कमीशन भी आएगा, सब आएगा, परक्विजिट नहीं आता है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है ना आपके लिए पीएफ बीएफ का, वो भी नहीं आएगा। तो परक्विजिट और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये दो चीज आपको सैलरी में नहीं लेना है फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। उसके अलावा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को फर्नीचर भी दिया है 2 लाख रुपए का 1 अक्टूबर से, तो उसका भी 10% क्या हो जाएगा आपके हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट। तो 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसमें से आप 50,000 रुपए माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, आपको आपकी सैलरी इनकम आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टीडीएस का क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने डायरेक्टर को 25,000 रुपया फी दे रही है, फॉर व्हाट, फॉर सिटिंग फी। अगर कंपनी डायरेक्टर को सिटिंग फी दे रही है 25,000 रुपए का, टीडीएस का कटेगा 194J में कटता है, लेकिन 194J में तो 30,000 लिमिट है, डायरेक्टर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जाकर चेक करना। वो लिमिट प्रोफेशनल फीस के लिए, टेक्निकल फीस के लिए, रॉयल्टी के लिए, वो सब चीज के लिए, डायरेक्टर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। देयरफॉर 25,000 पे 10% कंपनी को काटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, गवर्नमेंट ने आपका प्रॉपर्टी कंपलसरीली एक्वायर किया और आपको 2,20,000 रुपए का पेमेंट किया, क्या गवर्नमेंट आपका टीडीएस काटेगी? नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी सर? क्योंकि यहां पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो ही टीडीएस कटता है, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटता है, नहीं कटता है, नहीं कटता है। 194 के अंदर 2.5 लाख का लिमिट डाल के रखा है गवर्नमेंट ने, इसलिए यहां पर टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर पुरुषोत्तम एक रेजिडेंट है और पुरुषोत्तम बायर है। पिछले साल का पुरुषोत्तम का टर्नओवर 12 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और पुरुषोत्तम ने अग्रवाल जी से 80 लाख रुपया, अग्रवाल जी रेजिडेंट है, सेलर रेजिडेंट है, मैं पुरुषोत्तम, आप अग्रवाल, मैं बायर, आप सेलर, मैं रेजिडेंट, आप भी रेसिडेंट। अब मेरा पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो बताओ मैं टीडीएस काटूंगा कि आप टीसीएस कलेक्ट करोगे? 194Q और 206C1H में किसकी लड़ाई, कौन लड़ाई जीतता है? 194Q जीतता है, ठीक है। देयरफॉर मैं टीडीएस काटूंगा। बोला है कि अग्रवाल जी का लास्ट ईयर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अग्रवाल जी टीसीएस नहीं कलेक्ट करेंगे, 194Q जीतेगा, 206C1H नहीं जीतेगा। अब 194Q में कब टीडीएस कटता है? ऑन पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा तब टीडीएस काटोगे, ठीक है। तो यहां पर मेरे हिसाब से क्रेडिट पहले हो रहा है, पेमेंट बाद में हो रहा है, तो यहां पर क्रेडिट पहले हुआ है, पेमेंट बाद में हुआ है, पेमेंट बाद में किया है, ठीक है। पेमेंट 28 फरवरी को किया है, तो क्रेडिट बेसिस पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 194Q में। अब पहले 25 लाख पे नहीं काटोगे क्योंकि 50 लाख के ऊपर 0.1% टीडीएस कटता है। फिर बाद के 27 लाख पे नहीं, सिर्फ 2 लाख पे काटोगे क्योंकि 2 लाख है, 50 लाख के ऊपर जितना होगा उतने पे कटेगा। और फिर बाद में 28 लाख पे आप 0.1% टीडीएस काटोगे। इस तरीके से यहां पर आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर मिस्टर प्रभाकर है, आपको क्या निकालना है? इनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। तो देखो सबसे पहले प्रभाकर जी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्टली उन्होंने कंप्यूट करके दिया है, तो ये 3,60,000 रुपया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करके वहां पर लिख दो, ठीक है। उसके बाद प्रभाकर जी की यहां पर देखो बहुत सारी अलग अलग इनकम है, ठीक है। यहां पर प्रभाकर जी का कुछ बिजनेस इनकम है, रबर से बिजनेस से कुछ कमा रहे, ग्रो भी कर रहे और मैन्युफैक्चर भी कर रहे। तो रबर ग्रो और मैन्युफैक्चर करोगे तो याद करो सिर्फ 35% टैक्सेबल होता है। तो प्रभाकर जी की इनकम यहां पर कितनी होगी? 35,000, सिर्फ 35% ही टैक्सेबल होगी। अब 80,000 का 35% कम्स टू 28,000 रुपीज। अब ये जो रबर वाला बिजनेस है इसका सिर्फ 28,000 ही टैक्सेबल होगा, और यहां पर आपके पास 70,000 रुपए का लॉस है। क्या डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस भी सेट ऑफ कर सकते हो? कोई दिक्कत नहीं, 8 साल तक कर सकते हो। तो ये लॉस ये बिजनेस से सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो गया, ठीक है। अब जो बेटिंग का लॉस है उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो इलैप्स्ड है, वो कहीं सेट ऑफ कर नहीं पाओगे आप। और लॉटरी की जो इनकम है वो 5460 नेट है, तो आपको इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 30% करके उसका 100% वैल्यू निकाल के आपको लॉटरी की इनकम दिखानी पड़ेगी। अब लास्ट चीज है जिसमें इंस्टीट्यूट ने 2 व्यू लिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्रीकल्चर लैंड पर है, तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, ये जो लॉस है ये इससे सेट ऑफ करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर लैंड तो एग्जेम्प्ट इनकम होती है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने असम्पशन लिया है कि ये रूरल लैंड है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थोड़ी एग्जेम्प्ट है। तो इसमें 2 व्यू है, अगर आप इसको रूरल मानते हो तो आप ये लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, और अगर आप इसको अर्बन मानते हो तो फिर आप ये लॉस क्या कर दो, सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक बंदा है मिस्टर ए, वो हमेशा रिटर्न सब टाइम पे भरता है, लेकिन उसने अभी अपना आधार और पैन लिंक करना भूल गया। अब गवर्नमेंट ने बोला था कि 31 मार्च 2022 तक हर एक इंसान को देश में जिसके पास पैन है
जिसके पास आधार है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर उसको लिंक कीजिए। अगर लिंक नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो कब तक लिंक करना था? 31 मार्च 2022 तक लिंक करना था। अभी बहुत सारे लोगों ने ये लिंक नहीं किया, तो उनके ऊपर क्या होगा? अगर उन्होंने अगले 3 महीने में लिंक कर लिया, अगर दैट इज टिल 30 जून लिंक कर दिया, तो उनको 500 रुपए की फी भरनी पड़ेगी, और 30 जून के बाद लिंक किया तो 1000 रुपए। अब इस बंदे ने कब लिंक किया? अगस्त में लिंक किया, तो जून के बाद लिंक किया तो इसको 1000 रुपए की फी भरनी पड़ेगी, 1000 रुपया फी अंडर 234H। अब सवाल अगला यह है कि क्या किसी के लिए एक्सेप्शन है कि कोर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा? हां, कुछ स्टेट्स वाले लोगों के लिए एक्सेप्शन है, जैसे आसाम वालों के लिए एक्सेप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए एक्सेप्शन है, मेघालय वालों के लिए एक्सेप्शन है। वो भी कब है? अगर वो नॉन रेसिडेंट है, 80 साल के लिए है और इंडिया के सिटीजन नहीं है। ये सारे कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो इन लोगों को आधार पैन लिंक करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कॉम्पेंसेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिला, गवर्नमेंट ने आपकी कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट ने बाद में कॉम्पेंसेशन दिया और उस पर इंटरेस्ट दिया, तो वो इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होता है? याद करो, वो इंटरेस्ट IFOS में टैक्सेबल होता है, रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। जब मिलेगा तब टैक्स लगेगा। कौन से साल के लिए मिल रहा है वो मत देखो, जब मिलेगा तब टैक्स लगेगा, और उसके ऊपर 50% गवर्नमेंट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देगी, फ्लैट 50% डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। ठीक है, नेक्स्ट वाला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर नारायण करके एक बंदा है, वो एक AB लिमिटेड को एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचता है। अब याद करो, किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचूंगा तो बायर को क्या लग जाएगा? 50 CA। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अब उसने कितने में बेचा? 2 लाख में बेचा। मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख है, तो इसको सेल कंसिडरेशन 3 लाख दिखाना पड़ेगा। कॉस्ट कितना है? डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट उसका 2,75,000 है, तो 2,75,000 कॉस्ट माइनस करो, 25,000 रुपए का उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लग जाएगा सेलर को। बायर को क्या होएगा? बायर सस्ते में खरीद रहा है शेयर्स, 3 लाख की चीज 2 लाख में खरीद रहा है, तो बायर के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लग जाएगा 56 to 10, 1 लाख रुपए पर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, मिस्टर ए को 50,000 रुपया मिल रहा है एक ट्रस्ट से। अब ट्रस्ट से अगर कोई भी पैसा मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगाती। आई होप एवरीबॉडी नोज दैट। ठीक है, ट्रस्ट से पैसा मिलने पर जो भी पैसा मिलेगा उस पर आपको गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस प्रिया है, 61 इयर्स की एज है उसकी, ठीक है, और 7,50,000 की टोटल इनकम है उसकी। अब वो अपनी प्रोफेशन से कितना इनकम कमा रही है? 7,50,000। उसने 10,000 रुपए का एडवांस टैक्स भरा है 13 दिसंबर 2021 को, मतलब तीसरे क्वार्टर में। अब उसने रिटर्न कब भरा? 15 जून को भरा। अपने को उसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स और इंटरेस्ट निकालना है 234ABC। देखो 234A का इंटरेस्ट उसको नहीं लगेगा। 234A का इंटरेस्ट किसको लगता है पता है? जो रिटर्न लेट भरता है। अब इसने तो रिटर्न टाइम पे भरी है भाई, 15 जून को, तो 234A का तो नहीं लग सकता है। हाँ, B और C का लगेगा। तो चलो पहले इसकी इनकम कंप्यूट करते हैं, टैक्स निकालते। तो सबसे पहले इसको 7.5 लाख रुपए की इनकम है। 7.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 5 लाख तक 5%, उसके बाद 20%, तो ये हो जाएगा उसका टैक्स। उसपे 4% सेस 62,400 और 10,000 का एडवांस टैक्स भरा है तो 52,400 उसका पेबल। अब 234A तो नहीं लगेगा, उसको मैंने पहले ही बता दिया। 234B लगेगा? हाँ लगेगा। कब लगेगा? 234B तब लगता है जब आप कम से कम 90% एडवांस टैक्स नहीं भरते हो। उसको तो बहुत कुछ भरना था, उसने तो सिर्फ 10,000 भरी है, तो कम से कम 90% एडवांस टैक्स आपको भरना है। 234B कब से लगता है? 1 अप्रैल से लगता है। जैसे प्रीवियस ईयर खत्म होता है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए आपको 234B लगेगा। ठीक है, 3 महीने के लिए 234B लगेगा। किस अमाउंट पे लगेगा? 234B इस अमाउंट पे लगता है। एडवांस टैक्स माइनस करने के बाद वाला जो अमाउंट होता है ना, उस पे 234B लगता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब 234C भी लगेगा उसको। सी क्यों लगेगा? क्योंकि उसने 15 जून तक 15% नहीं भरी, 15 सितंबर तक 45% नहीं भरी, 15 दिसंबर तक 75% नहीं भरी और 15 मार्च तक 100% नहीं भरी एडवांस टैक्स के तौर पे, तो उसको 234C लगेगा। और 234C में क्या होगा? उसका टैक्स लायबिलिटी देखने का 62,400। 234B के लिए एडवांस टैक्स के बाद वाला अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। 234C के लिए एडवांस टैक्स के पहले वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। जाकर चेक कर लेना, वो 3 कॉलम का चार्ट बनाया था मैंने क्लास में। 234ABC तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी बना हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, 234B के लिए एडवांस टैक्स के बाद वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, 234C के लिए एडवांस टैक्स के पहले वाले अमाउंट पे। तो 62,400 का आपको कितना 15% भरना चाहिए था, आपने नहीं भरा पहले क्वार्टर में, तो 9,300 रुपए पर आपको 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा डायरेक्टली। पहले 3 क्वार्टर में 3 महीने का लगता है, लास्ट क्वार्टर में 1 महीने का लगता है, याद करो। सेकंड क्वार्टर में आपने कुछ भरा? कुछ नहीं भरा। 62,400 का 45% पे डायरेक्टली आपको 3 महीने का इंटरेस्ट। थर्ड क्वार्टर में आपने कुछ भरा? हाँ भरा, थोड़ा बहुत भरा। 62,400 का 75% भरना चाहिए था, लेकिन मैंने 10,000 भरा, तो 10,000 माइनस करो, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपके उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। और चौथे क्वार्टर में पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, 52,400 दैट इज 62,400 माइनस 10,000। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर में 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये जो अमाउंट होगा इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, ये आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, इतना आपको भरना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना यहां पर। ये अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है, 56 इयर्स की एज है, अच्छे खासे सक्सेसफुल बिजनेस थे, समय पर रिटर्न भी भरते थे। फिर ये कोविड आ गया नालायक। ये कोविड आने की वजह से उनके बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने असेसिंग ऑफिसर को भी बोल दिया कि भाई मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं,
जैसे ही बोला असेसिंग ऑफिसर ने अगले हफ्ते में नोटिस भेज दिया और बोला टैक्स भरो टैक्स भरो टैक्स भरो टैक्स भरो टैक्स भरो। अब सवाल ये उठ रहा है कि टैक्स अभी भरना है कि एवाई में भरना है। एओ बोलता है नहीं नहीं तुम्हारे केस में अभी भरना है, तुम्हारे केस में एवाई तक मैं वेट नहीं कर सकता हूं। तो बताइए मुझे क्या कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें आपको टैक्स असेसमेंट ईयर में नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर में ही कंप्यूट करके भर देना है? यस, पहले लेक्चर में पढ़ाया था, याद करो, ये सारे केसेस है। अगर आप शिपिंग बिजनेस और नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस तो प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना है। पर्सन लिविंग इंडिया तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस है तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना है। याद आता है आपको? पर्सन लाइकली टू अवॉइड टैक्स, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, या एओपी बीओआई के केस में आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना है। तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर बिल्कुल सही है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पेपर इज, इसके अंदर एक टोटल इनकम निकालनी है मिस्टर रमन और उसकी बीवी की। ठीक है, रमन ने क्या किया, एक फिक्स डिपॉजिट खरीदा 5 लाख रुपए का। उसके बाद बैंक को बोलता है कि इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरे भाई के बेटे को दे देना। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो क्या? कैन यू ट्रांसफर द इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट? नहीं कर सकते हो। अगर आप इनकम ट्रांसफर करते हो विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट तो उसकी जो भी इनकम है वो रमन के हाथ में क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। उसके बाद उसकी बीवी है सविता, वो बीकॉम ग्रेजुएट है, वो एक कंपनी में काम करती है और रमन का उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब वो उस कंपनी में 25,000 रुपए के लिए काम कर रही है अकाउंटेंट के तौर पे। तो मुझे बताओ क्या वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन पोजेस करती है कि नहीं करती है? करती है। वो बिना क्वालिफिकेशन के थोड़ी 25,000 रुपए कमा रही है, वो बीकॉम पढ़ चुकी है और अकाउंटेंट का काम कर रही है, तो उसके पास सफिशिएंट स्किल है, तो अभी क्लब करने की जरूरत नहीं है। इसकी इनकम इसकी बीवी के हाथ में ही होगी। क्लब कब होता है पता है? जब मेरी किसी फॉर्म के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और मेरी बीवी को कुछ आता नहीं है, और जैसे बोलना नहीं चाहिए जोर से, कुछ आता नहीं है और उसके ऊपर उसको मैं क्या दे रहा हूं? सैलरी दे रहा हूं, तब जाकर क्लब होती है हस्बैंड के हाथ में इनकम, अदरवाइज क्लब नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट वाला, रमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ये केस में क्लब नहीं होगा। ये 25,000 इंटू 12 3 लाख, उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो उसकी वाइफ को, सविता को। ठीक है, उसके बाद रमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, 10 लाख रुपए का कैपिटल डाला था, उसमें 2 लाख रुपए का उसको लॉस हो गया, तो अब कैपिटल कितना हो गया? 8 लाख रुपए का। अब उसको ओवरकम करने के लिए उसकी बीवी ने 4 लाख रुपए और दी, तो अब कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख रुपया हो गया। अब फर्म ने कितना पैसा कमाया? 3 लाख रुपया। तो अब प्रपोर्शनेट प्रॉफिट बीवी के हाथ में क्लब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, रमन का कैपिटल कितना है? 8 लाख, बीवी का कैपिटल कितना है? 4 लाख, और फर्म का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। देयरफॉर 3 लाख इंटू बीवी ने कितना दिया? 4 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कितना है? 1 अप्रैल को चेक करने का रहता है कैपिटल डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर 1 अप्रैल कितना है? 12 लाख। तो देयरफॉर 1/3 किसके हाथ में क्लब हो जाएगा? 1/3 वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगा, और 2/3 किसके हाथ में क्लब हो जाएगा? 2 लाख रुपए हस्बैंड के हाथ में। ठीक है, क्योंकि 4:8 का रेशो है ना, 4:8, 4 वाइफ का है और 8 हस्बैंड का है, तो 3 लाख भी 4:8 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा, 1/3 एंड 2/3। ठीक है, एंड लास्ट थिंग, रमन का एक बेटा है, यंगर बेटा है, मतलब यंगर बेटा 17 साल का है। उसने क्या किया? कुछ अपनी मेहनत से कुछ कमाया 10,000 रुपए। ठीक है, कुछ स्कूल में कंपटीशन जीत के, तो उसकी इनकम तो बेटे के हाथ में क्लब होगी, आप सभी को पता है, तो उसके ऊपर मां बाप का कोई हक नहीं है। लेकिन जो सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट कमाया है वो मां बाप में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस ग्रेट पेपर इज ऑल अबाउट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मई 2023 का जो सीए इंटर इनकम टैक्स का पेपर है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन जनरली आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन ही होता है, जहां पर आपको क्या निकालना है? एसएससी की टोटल इनकम निकालना है और साथ साथ में उसका कितना टैक्स पेबल है वो निकालना है। 115 बीएससी आपको नहीं ऑप्ट करना है, मतलब आपको ओल्ड रेजिम के हिसाब से पूरा का पूरा सम सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका प्रॉफिट कितना है? ये रेजिडेंट है, ये 52 इयर्स एज है, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की कुछ सर्विस देता है लोगों को, और इसका प्रॉफिट कितना है देखो यहाँ पर 36,97,500 रुपीज। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी पीजीबीपी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख देने का और उसके बाद में डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे धावा बोलने का। ठीक है, अब ये कौन है? ये एक सोल प्रोप्राइटर है, इसका एक बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर इसका पीएनएल अकाउंट दिया गया है। पहला एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, ये अपनी बीवी को 3 लाख रुपया पेमेंट कर रहा है। उसकी बीवी उस कंपनी के अंदर, अब मेरी कंपनी के अंदर, मेरे एंटिटी के अंदर मेरी बीवी क्या करती है? काम करती है। ठीक है, लेकिन उसका कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कोई पोजीशन ऐसा कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती मैंने उसको अपनी कंपनी के अंदर रखा हूं, लेकिन उसको जो भी सैलरी में दे रहा हूं मार्केट वैल्यू के हिसाब से दे रहा हूं। अब ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, मेरी कंपनी है, मेरी एंटिटी है, मेरा बिजनेस है, उसमें मेरी वाइफ को मैंने एम्प्लॉय के तौर पर रखा हूं। उसके पास कोई टेक्निकल पोजीशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसको मैं जो सैलरी दे रहा हूं मार्केट वैल्यू के हिसाब से दे रहा हूं। तो क्या पीजीबीपी में डिसअलाउ होगा? पीजीबीपी में डिसअलाउ नहीं हो सकता है, क्योंकि पीजीबीपी में डिसअलाउ कब होता है? एज पर 48, जब मार्केट वैल्यू से ज्यादा दोगे तो, मार्केट वैल्यू के हिसाब से दोगे तो पीजीबीपी में डिसअलाउ नहीं होगा। लेकिन जो भी सैलरी मैं अपनी बीवी को दे रहा हूं उसमें मेरा, उस कंपनी में, उस एंटिटी में मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, तो उसमें मेरा 100% शेयर है। सोल प्रोप्राइटर का तो 100% ही शेयर होता है ना अपने बिजनेस के अंदर, तो उसके अंदर मेरा सब्सटैंशियल शेयर है। तो मेरी बीवी को जो मैं दे रहा हूं वो क्या होगा? वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी टेक्निकल पोजीशन नहीं रखती है, क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास सफिशिएंट मेरी एंटिटी में काम करने के लिए, फिर भी मैं रख रहा हूं, तो उसकी इनकम मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। देयरफॉर कितनी क्लब होगी?
3 लाख रुपया क्लब हो जाएगी, उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है, केयरफुल रहना, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने बनाया, ऐसा एडजस्टमेंट आपने पहले नहीं देखा होगा। नेक्स्ट, मिस्टर भाषिन के पास एक बड़ा घर है, उसमें 2 यूनिट है। यूनिट 1 50% उसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया है, 20,000 रुपया मंथली रेंट है, 2,40,000 रुपया पूरा रेंट है, ठीक है। तो पूरे साल का रेंट कितना हो गया, 2,40,000। अब ये 2,40,000 के बारे में पहले बात करते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले निपटा डालते हैं, ठीक है। अब पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू 3,60,000 है, तो पहले अपन इसका जीए भी निकाल लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है। तो हायर क्या हो गया 4,20,000, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या हो गया 4 लाख, ठीक है। देयरफॉर आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितना हो गया 4 लाख रुपए, लेकिन ये तो पूरे घर का है, ओनली 50% इज लेट आउट, देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए एक्सपेक्टेड रेंट को आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे, विच एवर इज हायर, एक्चुअल रेंट कितना है 2,40,000, देयरफॉर आपका यहां पर जीएबी कितना हो जाएगा 2,40,000 रुपीज आपका जीएबी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना जीएबी निकालोगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स देखो यहां पर दिया गया 10,000 रुपए आप पे कर रहे हो, ठीक है। उसमें से मैं बोल सकता हूं 50% एलओपी के लिए, तो 50% म्युनिसिपल टैक्स यहां से आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपको एनएवी आ जाएगा, उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने कुछ इंटरेस्ट का भी खर्चा किया है, कितना इंटरेस्ट का खर्चा किया है 80,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा किया है, ठीक है। ये आपने लोन लिया है प्रॉपर्टी के लिए, उसका इंटरेस्ट का खर्चा किया है, देखो यहां पर लिखा गया है इंटरेस्ट एक्सपेंस रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक, इंटरेस्ट इज नॉट पेड, पे नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पर मिलता है, नहीं नहीं नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको अक्रूवल बेसिस पर भी मिल जाता है, ठीक है। पीजीबीपी में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हाउस प्रॉपर्टी में पे करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। तो ये 80,000 रुपए का आपका जो इंटरेस्ट है उसमें से 50% आपका एलओपी है, पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो भी आपको एलओपी में उसका डिडक्शन मिल जाएगा, यहां से डिडक्शन ले लो, आपका लेट आउट का आंसर आ गया। अब एसओपी के अंदर क्या होगा, देखो बचा हुआ जो 50% घर है ना, वो क्या हो रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 बैलेंस ऑफ 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड बाय मिस्टर भाषिन, बैलेंस जो घर है वो क्या कर रहा है मिस्टर भाषिन, वो यूज कर रहा है एज रेजिडेंस कम ऑफिस, उसमें अपना घर भी चला रहा है और उसमें छोटी सी ऑफिस भी बना के रखा है। तो जो बैलेंस 50% है उसमें घर भी चला रहा है, उसमें ऑफिस भी चला रहा है। तो जो बैलेंस 50% है, अब म्युनिसिपल टैक्स के अंदर 10,000 टोटल टैक्स था, 50% तो एलओपी में चला गया, बचा हुआ 50% 2,500 घर के लिए, 2,500 किसके लिए, 2,500 अपने बिजनेस के लिए। तो जो बिजनेस के लिए 2,500 है उसका डिडक्शन मिलेगा, घर वाले 2,500 डिसअला हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि वो घर के लिए, ठीक है। एसओपी में आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन वैसे भी नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट का, टोटल इंटरेस्ट 80,000 है, 50% तो आपने एलओपी में ले लिया, बचा हुआ 50% आपका रेजिडेंशियल और बिजनेस पर्पस के लिए। जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है उसका डिडक्शन आपको एसओपी में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको अक्रूवल की जरूरत नहीं है, वहां पर पेमेंट की जरूरत नहीं है, बिना अक्रूवल के भी 20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ 20,000 है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, उसका डिडक्शन आपको पीजीबीपी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। इंटरेस्ट पे करोगे तो डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द एक्चुअल रेंट ऑफ यूनिट फॉर यूनिट 1 मिस्टर भाषिन हैज डेबिटेड 2,40,000 एज नोशनल रेंट फॉर यूनिट 2। मिस्टर भाषिन ने खुद को रेंट दिया, क्या ओनर खुद को रेंट देगा तो पीजीबीपी में डिडक्शन मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। सेक्शन 30 बहुत क्लियरली बोलता है ओनर खुद को रेंट देगा तो पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, उसने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है कुछ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 72,000 रुपीज का 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2025 तक 4 साल के लिए, ठीक है। तो लमसम अगर इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे तो उसका डिडक्शन आपको ओवर द इयर्स मिलेगा 80D सेक्शन के अंदर। किसके लिए भरा है, खुद के लिए भरा है, मिलता है, हाँ मिलेगा, बीबी के लिए भी मिलेगा, बच्चों के लिए भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अकाउंट पे चेक से भराए तो मिलेगा, कैश में भरता तो नहीं मिलता, ठीक है। मेडिक्लेम का डिडक्शन 80D में कैश में नहीं मिलता है, अदर देन कैश होना चाहिए, ठीक है। तो 72,000 डिवाइड बाय 4 18,000 का आपको डिडक्शन 80D के अंदर मिल जाएगा। पीजीबीपी में इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। ऑब्वियसली 80D में इसका डिडक्शन आप ले सकते हो। उसके बाद आपने कुछ प्रोफेशनल फीस पे किया है 1 लाख रुपए का, उस पर टीडीएस नहीं काटा, क्यों नहीं काटा, काटना चाहिए था। आप इंडिविजुअल हो और आपका पिछले साल का टर्नओवर देखो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट पिछले साल का क्वेश्चन में लिखा है, तो 194J आपके लिए एप्लीकेबल है। 194J के अंदर ये कंडीशन है पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। आपने टीडीएस नहीं काटा, 30% आपका डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद आपका कोई ब्लॉक है, उसके अंदर कुछ लैपटॉप है, 1,60,000 रुपीज का आपका कुछ लैपटॉप है और प्रिंटर स्कैनर 40,000 रुपए का है, टोटल 2 लाख रुपए का आपका असेट है, ठीक है। अब प्रिंटर पे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है 40%, और आपके कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कितना, उस पे भी 40%। अब आपने गलती से 60% ले लिया, ठीक है, और आपने डेबिट कर दिया तो 20%। अब ऐड बैक कर दो, एज सिंपल एज दैट, ऐड बैक 20% डिसअलाउ हो जाएगा, सिंपल है, बहुत कुछ खास नहीं है। उसके बाद आप अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80E के अंदर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो आप उसको माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सब करने के बाद अब आप पीएनएल में आ जाओ। पीएनएल में क्या क्या माइनस करने लायक है,
सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट यहां से माइनस कर दो, IF फर्स्ट में दिखाओ, और फिर आप क्या 10,000 रुपए का 80 TTA के डिडक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, लॉटरी से आपने 99,500 का नेट इनकम कमाया लॉटरी टिकट माइनस करके, तो सबसे पहले लॉटरी का जो भी पैसा कमाया 99,500 वो पीएनएल से माइनस कर दो, और फिर बाद में IF फर्स्ट में आपको पूरा 1 लाख रुपीस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लॉटरी की इनकम के अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है आपको। 99,500 अगर 500 रुपया की टिकट माइनस करने के बाद आ रहा है तो 500 रुपए की टिकट ऐड करने के बाद कितना आएगा, 1 लाख आएगा। 1 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रेंट यहां से माइनस कर दो, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने ऑलरेडी रेंट दिखा दिया है, ठीक है। अब बाकी डेबिट साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो एड बैक करने लायक है। इसके बाद आपको सिर्फ टैक्स पेएबल निकालना है। उसका टैक्स पेएबल निकालते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है कि सबसे पहले आपको 42,14,000 का उसका इनकम है, तो 30% आपका सबसे पहले लॉटरी के ऊपर टैक्स आ जाएगा, लॉटरी पे 30% टैक्स लगा दो, और बाकी बची हुई इनकम पे आप स्लैब रेट अप्लाई कर दो। अब ये 60 ईयर से कम है तो 2,50,000 से इसका स्लैब रेट शुरू होगा। उसके बाद टैक्स पेएबल जब भी पूछेगा ना, टैक्स पेएबल, तो आपको टीडीएस वीडीएस माइनस करके फाइनल अमाउंट पेएबल क्या है वो पता लगाना है। तो यहां पर आपका एक टीडीएस कट रहा है 30,000 रुपीज का, किसके ऊपर, लॉटरी के ऊपर। 1 लाख रुपए की लॉटरी कमा रहे हो, उस पर 30% टीडीएस कटेगा, तो 30,000 रुपीज माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका टैक्स पेएबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्यूट करोगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अब एक इंडियन सिटीजन है, वो लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कंट्री एक्स चला गया 5 जून 2014 को, ठीक है। 10 साल पहले वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कंट्री एक्स चला गया। उसके बाद वो इंडिया रेगुलरली विजिट करता है, 60 डेज के लिए हर साल विजिट कर रहा है, लेकिन 23-24 मतलब करंट ईयर 22-23 में ही डिड नॉट कम टू इंडिया एट ऑल। इस साल वो इंडिया बिल्कुल नहीं आया। अब उसका दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है जो उसने लेट आउट किया है, उसका एक और रिटेल स्टोर है जो उसका भाई कंट्रोल करता है इंडिया में, ठीक है। उसका भाई कंट्रोल करता है तो क्या हुआ है तो उसका, ठीक है। उसने अपना डिटेल दिया है, कमर्शियल बिल्डिंग जो दिल्ली में, उससे मेरे को 12 लाख रुपए का क्या आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो रिटेल स्टोर है उससे मुझे 4.5 लाख रुपए का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंट्री एक्स में उसको कोई भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर कोई टैक्स नहीं है। अभी अपने को जवाब देना है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। देखो मिस्टर जय इंडिया में एक भी दिन नहीं आया, अब एक भी दिन नहीं आया तो देखो वो रेसिडेंट तो बन नहीं पाएगा, लेकिन एक भी दिन नहीं आया तो वो बंदा भी रेसिडेंट बन सकता है। बताइए कौन है वो, अगर वो इंडियन सिटीजन है। क्या वो इंडियन सिटीजन है? हाँ है। और अगर इंडिया से उसकी इनकम, इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, और अगर वो किसी भी कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री, तो फिर वो डीम रेजिडेंट बन जाएगा। चलो एक कंडीशन चेक करते हैं वो फुलफिल करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले क्या वो इंडियन सिटीजन है? हाँ है। क्या उसकी इंडिया की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है? हाँ है ना। 12 लाख रुपए ये और 4.5 लाख रुपए, 16,16,50,000 रुपए उसकी इंडियन इनकम है। क्या वो बाहर की कंट्री में लायबल टू टैक्स है? नॉट लायबल टू टैक्स है। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया, तो वो बन गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देयरफॉर उस हिसाब से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सॉरी, जो डीम रेजिडेंट्स होते हैं वो हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स होते हैं, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स नहीं होते। उसके बाद अब आगे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है, विल योर आंसर चेंज इफ इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स? नहीं, अगर वो कंट्री एक्स का सिटीजन बन जाएगा तो पहला कंडीशन वायलेट हो जाएगा कि इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, फिर उसके लिए डीम रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है। एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुका है, हर साल इंडिया 125 दिन आ रहा है, पिछले 11 साल से हर साल 125 दिन आ रहा है, ठीक है। और उसने करंट ईयर में तो उसने 200 दिन इंडिया विजिट किया है। कितने दिन? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ही विजिटेड इंडिया फॉर 200 डेज। 200 दिन इंडिया आया, ठीक है। द पर्पस ऑफ हिज विजिट इंडिया इज टू मीट हिज फैमिली मेंबर्स। इंडिया में अपने घर वालों को मिलने आ रहा है, हु सेटल इन इंडिया, एंड आल्सो फॉर मैनेजिंग हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है। और प्लस ये अलग अलग जगह से इनकम कमा रहा है। अब क्या ये रेसिडेंट है? देखो आंख बंद करके बोल दो रेसिडेंट है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये तो इंडियन सिटीजन थोड़ी है, ये तो फॉरेन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल है। कौन सा वाला? 182 डेज वाला, 60 + 365 वाला। ये करंट ईयर में 182 डेज से ज्यादा रह रहा है, 200 डेज रह रहा है, तो रेसिडेंट तो बन गया आंख बंद करके। अब ऑर्डिनरी बन पाएगा क्या? ऑर्डिनरी बनने के 2 कंडीशन क्या है? पहला, पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में रेजिडेंट बनना पड़ेगा। क्या वो बन पाएगा? आसानी से बन पाएगा, क्योंकि देखो हर साल में वो 125 डेज रहता है। अगर हर साल वो 125 डेज रहता है तो 60 डेज की कंडीशन तो फुलफिल हो गई, और हर साल 125 डेज रहता है तो हर साल के पिछले 4 साल में 500 दिन हो जाएगा। 125 × 4 तो 60 डेज हर साल रह रहा है, और उसके 4 सालों में वो 500 दिन रह रहा है, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो गया, ठीक है। तो वो कोई भी 2 साल में रेजिडेंट बन जाएगा। अब हर साल अगर वो 125 डेज रह रहा है तो 125 × 7 करो, आसानी से 730 डेज से ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर ले रहा है, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया। अब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया तो आंख बंद करके वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, सबके सब टैक्सेबल हो जाएगा, और उसकी इनकम पे उसको सब पे टैक्स लगा दो। अब एक और व्यू लिया इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती इसको खींचने के लिए। इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है तो क्या हुआ, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी तो हो सकता है।
ये या इसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए तो ये सिटीजन तो बाहर का है लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है, तो ये स्पेशल कैटेगरी में भी आ सकता है क्योंकि ये इंडिया क्या करने आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है। तो उस एंगल से भी इंस्टीट्यूट ने इसको सॉल्व किया है, बट मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है दोनों एंगल से सॉल्व करना। उस हिसाब से वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। और क्यों नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से, क्योंकि फिर उसको वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब नाटक है, ठीक है। अब उस एंगल से आप नहीं भी सोचोगे तो चलेगा, कोई भी एक तरीके से बोल के खत्म करो। नेक्स्ट वाला, टीडीएस के ऊपर कुछ क्वेश्चन डाले हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको कंपनी ने क्या दिया है, उसको कंपनी ने कुछ ब्रांड न्यू कार दी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, देखो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ब्रांड न्यू कार वार दोगे, ठीक है, तो जनरली 194 में टीडीएस काटना होता है। लेकिन उस इन्फ्लुएंसर ने क्या किया, कार को थोड़े दिन रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद कंपनी को रिटर्न कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर रिव्यू करके कंपनी को रिटर्न कर देगा तो फिर वो उसके हाथ में थोड़ी टैक्सेबल परक्विजिट है, वो उसका थोड़ी हुआ, वो तो सिर्फ रिव्यू के लिए लिया था, सिर्फ रिव्यू के लिए लिया, उसने वापस ले लिया, उसने वापस दे दिया कंपनी को, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर सैमसंग अगर आपको कोई रिव्यू के लिए फोन देता है, आपने फोन रिव्यू किया, बाद में सैमसंग को लौटा दिया, तो आपकी इनकम थोड़ी हुई, फिर वो फोन आपके लिए बेनिफिट थोड़ी है, परक्विजिट थोड़ी है, उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट इज मिस अरुणा, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो अपने घर के लिए कुछ पेमेंट कर रही है, कुछ 25 लाख रुपए का पेमेंट किया उसने गार्डनर, शेफ, ड्राइवर के लिए, ठीक है, और यहां पर 30 लाख रुपए का और पेमेंट किया। क्या उसका टीडीएस कटेगा? देखो उसका टीडीएस 194C में नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो नहीं कटता है, ठीक है। लेकिन क्या 194C में नहीं कटेगा तो क्या 194M में कटेगा? हाँ, जो चीज 194C में नहीं आती है वो चीज 194M में जरूर आ सकती है, ठीक है। तो ये 194M में आ जाएगा, देयरफॉर 194M में इसका टीडीएस आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसेस अरुणा इज अ बिजनेस वुमन? अगर वो बिजनेस वुमन है और उसका पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ है, देखो अगर वो बिजनेस वुमन है और पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ है तो भी उसका 194C एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, ठीक है। 1 करोड़ से कम होगा तो 194C एप्लीकेबल नहीं होता है, उस केस में भी 194ME एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला, कुछ केटरिंग सर्विसेज लिया है आपने, केटरिंग सर्विस लोगे तो बताओ, एक कंपनी ने केटरिंग सर्विसेज लिया है, ठीक है। केटरिंग सर्विसेज के लिए अगर आप पेमेंट करोगे तो कहां पर आता है? केटरिंग सर्विसेज बहुत क्लियरली डायरेक्टली लिखा है 194C के अंदर। 194C बहुत प्यार से बोलता है कि केटरिंग सर्विस भाई मेरे अंदर ही आता है, देयरफॉर उसके ऊपर टीडीएस काटो। 2% क्यों कटेगा? क्योंकि कंपनी को पेमेंट कर रहे हो। 194C में इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट करोगे तो 1% है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ पेमेंट करोगे तो 2% है। तो यहां पर आप कंपनी को पेमेंट कर रहे हो तो 60,000 इंटू 12 जो भी आएगा उसका 2% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है, 194C के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए बहुत ही अच्छा पार्ट है, ये अपन ने क्लास में भी बहुत अच्छे से किया था ये क्वेश्चन। ये एक एसएससी इंडिविजुअल, उसकी एज 50 इयर्स है, ये एसईजेड के अंदर उसका बिजनेस है, ठीक है। तो 10AA का डिडक्शन क्लेम करेगा, साथ साथ में उसका हॉस्पिटल भी है 110 बेड का, तो 35AD का डिडक्शन भी क्लेम करेगा। अब 35AD के लिए उसने 65 लाख रुपए का खर्चा किया है, उसमें से 15 लाख रुपए लैंड है तो लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी 50 लाख रुपए का डिडक्शन आप ले सकते हो क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले उसकी इनकम कैसे कंप्यूट होगी, अपने को क्या बोला है, कंप्यूट टोटल इनकम, और उसका टैक्स भी निकालना है, ठीक है, टैक्स पेएबल भी निकालना है, ठीक है, कंप्यूट इनकम टैक्स पेएबल। लेकिन 115 BSc ये सब नहीं फॉलो करना है, आपको ओल्ड रेजिम फॉलो करना है। अब यहां पर आप पहले उसकी इनकम निकालो, कैसे आएगा? प्रॉफिट फ्रॉम एसईजेड कितना है? 36 लाख, तो 36 लाख में से आपको डिडक्शन मिलेगा कितना? इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई करो, टोटल टर्नओवर से डिवाइड करो, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। वो आपका 10AA का डिडक्शन। 35AD में कितना डिडक्शन? 90 लाख आपका 35AD का क्या है? प्रॉफिट है, उसमें से आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 50 लाख रुपीस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 50 लाख डिडक्शन ले लो, 40 लाख का आपका प्रॉफिट है। उसके बाद आप अपनी इनकम कंप्यूट करो, मिस्टर भागवत की जो भी इनकम है वो कंप्यूट करो। अब मिस्टर भागवत को 115 जेसी लगेगा, दैट इज AMT। AMT कंप्यूट करते समय मिस्टर भागवत को एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे सर? जो भी आपने यहां पर 10AA का डिडक्शन लिया था पहले वो ऐड बैक कर दो, उसके बाद जो 35AD का डिडक्शन लिया था वो ऐड बैक कर दो, और फिर 35AD का जो 50 लाख का असेट है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। याद करो 35AD का पहले डिडक्शन ऐड होता है, फिर उसका डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है, तो आपको आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। वो जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा उसका 18.5% आपका टैक्स आ जाएगा। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा, 4% सेस, विचएवर इज हायर वो आपका टैक्स होगा। अगर AMT ज्यादा है तो आपको AMT का क्रेडिट मिलेगा जो 15 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के अंदर कंप्यूटेशन करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सैलरी के ऊपर। मिस्टर रोहन है, 28 साल और 3 महीने काम करने के बाद वो एक कंपनी में उसने वो छोड़ दिया, ठीक है। 31 मार्च 2023 को उसने क्या कर दिया, उस कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया। अब उसको ये सारी चीजें कंपनी से मिली, ओल्ड रेजिम फॉलो कीजिए, ही डज नॉट ऑप्ट 115 BSc, ठीक है। ओल्ड रेजिम के हिसाब से सम सॉल्व कीजिए। अब सबसे पहले उसको ग्रेजुएटी मिली, 7,50,000 की ग्रेजुएटी
ग्रेजुएटी रिटायरमेंट पे मिल रही है, ड्यूरिंग सर्विस नहीं मिल रही है, और वो पोगा में कवर्ड है, ठीक है। तो अब उसकी कितनी ग्रेजुएटी माफ हो जाएगी? 7.5 लाख में से 4 पॉइंट अभी अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर उतनी माफ हो जाएगी। सबसे पहले मैक्सिमम 20 लाख, सेकंड एक्चुअल 7.5 लाख, ठीक है। 3 पॉइंट है, सॉरी। और तीसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएटी कितनी माफ होती है अगर पोगा में कवर्ड हो? तो मैक्सिमम 20 लाख, सब्जेक्ट टू एक्चुअल 7.5 लाख यहां पर है, और कंपेयर विद थर्ड वन 15/26 लेना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय लास्ट सैलरी ड्रॉन। सैलरी में क्या आता है अगर पोगा में कवर्ड हो? तो बेसिक प्लस बोथ डीए, बेसिक प्लस बोथ डीए आता है, डीए इन टर्म्स भी आएगा, डीए नॉट इन टर्म्स भी आएगा। अब इसकी यहां पर सैलरी देखो 25,000 है, और 50% मतलब 12,500 उसका डीए नॉट इन टर्म्स है, देखो नॉट इन टर्म्स है। क्या ये भी सैलरी में लेना पड़ेगा? यस, ये भी सैलरी लेना पड़ेगा, जाकर चेक कर लेना पोगा वाले केस में। नॉन पोगा वाले केस में नहीं लेते हो, लेकिन पोगा वाले केस में दोनों डीए लेते हो, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, 6 मंथ से ज्यादा है तो राउंड ऑफ कर देना, तो यहां पर 6 मंथ से कम है तो सिर्फ 28 ईयर्स देना पड़ेगा। तो ये तीनों को कंपेयर करो, व्हिचएवर इज लोअर उतना आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, लीव एनकैशमेंट 3,25,000 रुपया मिला आपको, ठीक है। हर साल 30 दिन की लीव मिलती है, चलो 30 दिन से ज्यादा होगा तो दिक्कत है, 30 दिन तक अलाउड है, 210 दिन आपका लीव क्रेडिट है। अब लीव एनकैशमेंट में कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? सबसे पहले मैक्सिमम 3 लाख, अभी वो एक्चुअली 3 लाख कितना हो गया? अभी वो एक्चुअली 3,25,000 हो गया, आप सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आया। अभी ये पुराना बुक है तो उस हिसाब से यहां पर 3 लाख लिखा है, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है ना, तो उस टाइम पे 3 लाख था। फाइनेंस एक्ट 23 के बाद यहां पर 25 लाख हो चुका है। 25 लाख आपका मैक्सिमम है, ठीक है, कंपेयर विद एक्चुअल इनटू 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, ठीक है, 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कैसे लोगे? पिछले 10 महीने का एवरेज सैलरी में क्या लोगे? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस परसेंटेज वाला कमीशन। तो बेसिक ही है, डीए इन टर्म्स और परसेंटेज वाला कमीशन तो है नहीं, तो आपकी 10 मंथ की एवरेज सैलरी 25,000 ही आने वाली है, क्योंकि पिछले 10 मंथ की सैलरी सेम ही है 25,000। देयरफॉर 10 महीने की एवरेज सैलरी इनटू 10 मंथ्स, ठीक है। और उसके बाद 25,000 जो आपकी 10 मंथ सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय जो आपका लीव क्रेडिट है। लीव क्रेडिट कितना है? 210 दिन का है, उसको डिवाइड बाय 30 करने का, याद करो डेज में कन्वर्ट करने के लिए, उसको डिवाइड बाय 30 करने का आपको तो क्या आ जाएगा? डेज को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 210 डेज को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 30 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 मंथ आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करो, उतना आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी ने आपको मोटर कार दी है 1800 सीसी की, पर्सनल पर्पस के लिए दी है। किस क्या पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। और कॉस्ट उसका और फ्यूल और रिपेयर्स आर मेड बाय एसएससी, मतलब वो एम्प्लॉय मीट कर रहा है, कॉस्ट उसका फ्यूल विल सब एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, और कंपनी ने साथ में ड्राइवर भी दिया है, ठीक है। अब कंपनी अगर पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी देगी आपको, पर्सनल होनली पर्सनल पर्पस, तो बहुत सिंपल है, कंपनी की खुद की है कि कंपनी रेंट पे ली है? कंपनी की खुद की है, तो जितना भी उसका गाड़ी का कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 10%, उतना आपके हाथ में परक्यूसेट। और साथ में ड्राइवर दे रही है कंपनी, हाँ 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12 आपको ड्राइवर दे रही है, तो ड्राइवर का सैलरी भी आपके हाथ में कॉस्ट परक्यूसेट बन जाएगा, ठीक है। अभी फ्यूल एंड रिपेयर तो आप खुद ही कर रहे हो, तो वो आपके हाथ में परक्यूसेट नहीं बन सकता है, क्योंकि वो आप खुद खर्चा कर रहे हो। उसके बाद 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहां पर 4 लोग हैं, मिस्टर चमन है, मिसेस चमन है, और फिर उनके कुछ बच्चे लोग भी हैं। बताओ किसकी इनकम किसके हाथ में कितनी टैक्स होगी, ठीक है। अब मिस्टर चमन की 11 लाख रुपया सैलरी है सबसे पहले, ठीक है। यहां पर से कोई 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मत लेना। क्यों मत लेना? क्योंकि यहां पर लिखा है सब कुछ कंप्यूटेड है, सब कुछ कंप्यूटेड है, इसलिए मैं यहां से 50,000 रुपया माइनस नहीं कर रहा हूं। उसके बाद उसकी बीवी ने कुछ परफॉर्मेंस किए कथक वथक का, तो उसकी इनकम उसकी बीवी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चमन ने कुछ, मिसेस चमन ने, उसकी बीवी ने कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाई है, तो उसकी इनकम उसकी बीवी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब चौथा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बीवी ने उसके पति को 2 लाख रुपया दिया था स्त्री धन में से, उसका खुद का पैसा था, उसमें से 2 लाख रुपए अपने पति को दिया, पति ने उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और कैपिटल लॉस हो गया उसको 5,10,000 रुपए का, ठीक है। कितने का लॉस हो गया? 5,10,000 रुपए का। तो इसमें से जो 2 लाख रुपए का लॉस है वो बीवी के हाथ में क्या हो जाएगा? वो बीवी के हाथ में तो 2 लाख रुपए का जो लॉस है वो बीवी के हाथ में क्लब हो जाएगा, और जो बचा हुआ लॉस है वो हस्बैंड खुद कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। क्योंकि 2 लाख रुपए बीवी के पैसे से आया था, तो बीवी को लॉस भी तो क्लब होता है ना, सिर्फ इनकम थोड़ी क्लब होती है। तो 2 लाख, यहां पर मैंने उल्टा लिखा है, 2 लाख रुपए बीवी के हाथ में लॉस क्लब हो जाएगा, और 3,10,000 रुपीज हस्बैंड के हाथ में क्लब रहेगा, ठीक है। हस्बैंड उसके ऊपर बेनिफिट उठाएगा। उसके बाद उसकी बेटी है, अपनी मेहनत से परफॉर्मेंस करके उसने पैसा कमाई है, तो उसकी क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद बैंक में इंटरेस्ट से कमाई है, तो उसकी इनकम माता पिता जिसकी भी इनकम ज्यादा उसमें क्लब हो जाएगी, उसमें से 1,500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। और फिर बाद में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, तो आपको 80 टीटीए का 10,000 रुपए का डिडक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। उसके बाद उसका माइनर सन है, 35,000 रुपया कमाया एफडी से, लेकिन वो माइनर सन क्या है? डिसेबल है, एटीयू के अंदर डिसेबिलिटी है। याद करो अगर सॉरी याद करो, अगर बच्चा डिसेबल होता है तो उसकी इनकम मां बाप के हाथ में क्लब नहीं होती है। याद करो, अगर 3 सर्कमस्टेंस में क्लब नहीं होती है, उसमें से एक डिसेबिलिटी है, तो ये केस में ये 35,000 रुपीज बच्चे के हाथ में ही होगा, लेकिन बच्चे को उसका एटीयू में डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वो डिसेबल है। तो एटीयू में 75% डिसेबल है, 80% तक डिसेबल होता है इंसान, तो उसको 75,000 तक का डिडक्शन मिलता है। यहां पर आपको 35,000 डिडक्शन मिलेगा,
क्योंकि बच्चे की इनकम ही 35,000 है। जब इनकम ही 35,000 से ज्यादा नहीं है तो डिडक्शन उससे ज्यादा कैसे मिल सकता है? ठीक है, ये इस तरीके से आप कंप्यूट करोगे इन सबकी इनकम। अब अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर रे एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 37 ईयर है, उसने बहुत सारे लोन लिया है। सबसे पहले उसने 36 लाख का लोन लिया है ऑन 15 मार्च 2022। घर का कॉस्ट 47 लाख है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं है। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 45 लाख से ज्यादा नहीं है तो वो 80 के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन लेगा। अब प्रिंसिपल का उसने 1,25,000 पे किया है, वो उसको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। और 3,65,000 इंटरेस्ट पे किया है, उसमें से 2 लाख रुपया उसको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल जाएगा एसओपी, और 1.5 लाख रुपया उसको 80 करके डिडक्शन है ना। 2019 से लेकर 2020 के बीच में अगर पहला घर खरीद रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है ये इसका पहला घर है, देखो अगर पहला घर खरीद रहे हो, लोन सैंक्शन इस पीरियड में हुआ है, तो आपको 2 लाख के ऊपर 1.5 लाख रुपए का ओवर एंड अबाउट डिडक्शन मिल जाएगा, तो वो यहां पर मिल रहा है। उसके अलावा अगर 2019 से लेकर 2023 के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपको 80 के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने पॉलिटिकल पार्टी को 15,000 रुपए का डोनेशन दिया कैश में, वो कैश का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनकम टैक्स में बोला है कि अदर दिन कैश देना पड़ेगा। कैश में दोगे तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ थियरी क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। What is the time limit within which the updated return can be filed? Updated return पता है आपको? एक बार भर दिया, फिर गलती हो गई, वापस चेंज करना है, तो you can file up to 24 months on the end of the relevant EY. Relevant EY के एंड से 24 महीने के अंदर कभी भी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन से सर्कमस्टेंस में ये नहीं भर सकते हो, ये मैं आपको देख के बता देता हूं कौन कौन से सर्कमस्टेंस में नहीं भर सकते हो। सबसे पहले, अगर आपने पहले अपडेटेड रिटर्न भर दिया था तो वापस से नहीं भर सकते हो। उसके बाद आपकी असेसमेंट अगर कंप्लीट हो चुकी है या पेंडिंग है तो अब अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते हो। अगर सीबीडीटी ने आपको कोई क्लास में डाला है, कोई नोटिफाइड क्लास ऑफ असेसीज में डाला है, तो अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते हो। अगर अपडेटेड रिटर्न के अंदर लॉस दिखाने वाले हो तो नहीं भर सकते हो। अगर अपडेटेड रिटर्न के अंदर लायबिलिटी घटाने वाले हो तो नहीं भर सकते हो। अगर अपडेटेड रिटर्न के अंदर रिफंड बढ़ाने वाले हो तो नहीं भर सकते हो। ठीक है, रिफंड बढ़ाने के लिए अपडेटेड रिटर्न आपका नहीं बना है। ठीक है, एसएससी के बेनिफिट के लिए नहीं बना है, एसएससी को एक एडवांटेज दे रहा है कि अगर आपने कोई गलती की है ठीक कर दो, लेकिन उस गलती से आपको फायदा नहीं होना चाहिए। उस गलती को ठीक करके आपको फायदा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपडेटेड रिटर्न भर के आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, रिफंड आ गया, लॉस बढ़ गया, ऐसा सब करोगे तो अपडेटेड रिटर्न भरना अलाउड नहीं है। ठीक है, अ पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म, कंपनी और फर्म को छोड़कर अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न, जो जनरली कंपनी और फर्म को छोड़कर जिनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है उनको भी रिटर्न भरना पड़ेगा कुछ केसेस में। कौन से केसेस है याद करो, अगर बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और रेजिडेंट हो और टीडीएस टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, टीडीएस टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा कटा है तो रिटर्न भरना जरूरी है। और दूसरे लोगों के लिए टीडीएस टीसीएस 25,000 या उससे ज्यादा है तो रिटर्न भरना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेविंग अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट में आप अगर 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट करते हो तो भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो ये है आपका ये पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेपर, दैट इज नवंबर 2023 का सीए इंटर इनकम टैक्स का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगेन हमेशा जनरली पहला क्वेश्चन आपका टोटल इनकम का ही होता है। यहाँ पर एक एसएससी है, रेजिडेंट है, 55 इयर्स है, रिटेल ट्रेडर है। अब इसके अंदर 3 पार्ट दिए गए। सबसे पहले अपने को इसका पीजीबीपी निकालना है एज पर द नॉर्मल प्रोविजन और अज्यूम करना है कि वो 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है। देखो अब थोड़े से सोल्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं जरूर बता दूंगा, क्योंकि ये पुराना पेपर है और आप सभी को पता है कि फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर ओल्ड रेजिम न्यू हो चुका है, न्यू रेजिम ओल्ड चुका है, तो ये सब नाटक है। तो पहले पार्ट के अंदर हमको सम कैसे सॉल्व करना है, हमको ऐसे सॉल्व करना है कि हम लोग न्यू रेजिम फॉलो कर रहे हैं, ऐसा सोचो, क्योंकि 115 बीएससी न्यू रेजिम के अंदर है, तो न्यू रेजिम के हिसाब से आपको सम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका नेट प्रॉफिट है 10,46,000 रुपीज और सारे सेल्स आर बाय अकाउंट पे चेक, सारा का सारा सेल्स अकाउंट पे चेक और बैंक ट्रांसफर से हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला आपको कैसे करना है सब मैंने आपको हमेशा बताया कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देने का और उसके बाद डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे जंप मारने का और फिर बाद में पीएनएल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों अंडर वैल्यूड है, मतलब आपने कम वैल्यू किया है। ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड है, दोनों आपने ज्यादा वैल्यू किया है। अब ओपनिंग स्टॉक आपने 15,000 ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो 15,000 ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया तो एड बैक कर दो। क्लोजिंग स्टॉक में आपने 20,000 रुपया ज्यादा क्रेडिट साइड पे लिख दिया, अभी पीएनएल के क्रेडिट साइड पे 20,000 ज्यादा लिख दोगे तो गलत बात है, माइनस करो उसे, तो 15,000 ऐड होगा, 20,000 माइनस होगा, ये पहला इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है कि आपका जो रेट्स एंड टैक्सेस है, जो पीएनएल के अंदर रेट्स एंड टैक्सेस दिया गया है उसके अंदर कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आपकी जीएसटी लायबिलिटी है 5,000 रुपए की, वो आपने फर्स्ट में 2023 को पे कर दिया था, तो जीएसटी का डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पर मिलता है और आपने पे कर दिया। कब तक पे करना होता है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे करना होता है, आपने उससे पहले पे कर दिया तो इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए नोट लिख के छोड़ देना, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस जो है आपके हाउस प्रॉपर्टी का है, तो वो जब हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करोगे तो उसमें से आप 7,000 रुपया माइनस कर देना। अभी पीजीबीपी कंप्यूट करते समय इसको 7,000 रुपया एड बैक कर दो और हाउस प्रॉपर्टी में जेवी में से 7,000 रुपया माइनस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला आपने कुछ डोनेशन दिया है फॉर चिल्ड्रन, नेशनल चिल्ड्रन फंड, उसका डिडक्शन आपको चैप्टर 6 में मिलेगा, तो यहां पर एड बैक कर दो, चैप्टर 6 में आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन क्योंकि 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो तो 115 बीएससी वालों को चैप्टर 6 का
डिडक्शन नहीं मिलता है। तो ये केयरफुल रहना, जब 115 बीएसई फॉलो करोगे, न्यू रेजिम फॉलो करोगे, तो चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये 25,000 का डिडक्शन फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। उसके बाद आपने एक लैपटॉप खरीदा 15 मई को, ठीक है, बैंक ट्रांसफर के थ्रू खरीदा, तो ये लैपटॉप का तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको एडबैक करना पड़ेगा। उस लैपटॉप के ऊपर आपको 40% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने रोड ट्रांसपोर्टर को 30,000 रुपया कैश में दिया, अलाउड है। ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपीज तक कैश दे सकते हो एज पर 40A3, ठीक है। नेक्स्ट वाला, आपको लॉस हो रहा है, इक्विटी शेयर्स में लॉस हो रहा है, कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। कैसे पता चला शॉर्ट टर्म है? 2022 जून में खरीदा था, 2023 फरवरी में बेच दिया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो ये लॉस को आप सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। आपके पास कोई दूसरा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं है, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क 1200 रुपया डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया 15% के हिसाब से। अब मुझे बताओ, 15% के हिसाब से 1200 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया ट्रेडमार्क पे। अब बताइए, ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल एसेट है, उस पर आपको 25% डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो आपने 1200 रुपया कितना है, 15% है, तो अभी और 10% का आपको डिडक्शन मिलेगा, तो और 10% कितना हो जाएगा, 800 रुपया होगा। ऐसे करने का 1200 रुपीज इज 15%, देन एक्स्ट्रा 10% इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 800 रुपया आ जाएगा, उसका डिडक्शन ले लो, ठीक है। उसके बाद पीपीएफ का डिडक्शन आपको न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा, एलआईसी का डिडक्शन आपको न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा, एटीसी न्यू रेजिम में नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद एटीई बच्चे के लोन के लिए, आप एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया, उसके लिए इंटरेस्ट पे किया, तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन भी आपको एटीई में नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 में 115 बीएसई नहीं मिलता है, एक्सेप्ट कुछ चैप्टर 6 से, 2-3 चैप्टर 6 को छोड़कर, बाकी कोई भी चैप्टर 6 से 115 बीएसई में आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे चैप्टर 6 के डिडक्शंस आप दिमाग में रखना, ठीक है। ये सब अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब करने के बाद आप पीएनएल में आओ, पीएनएल में से ये रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहां से निकालो और इसको एचपी में लेके जाओ। एचपी में लेके जाके उसमें से म्युनिसिपल टैक्स 7,000 का माइनस करो, आपको एनएवी आ जाएगा। एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहां से माइनस हो जाएगा, रेंट फ्रॉम हो गया। उसके बाद रेंट फ्रॉम फर्नीचर यहां से माइनस हो जाएगा और वो चला जाएगा आईएफओएस के अंदर, उसको आईएफओएस में दिखा दो। बाकी सारा आइटम यहां पर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से आप कंप्यूट करोगे अपनी इनकम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये आपका पहला पार्ट हो गया, आप पहले पार्ट के हिसाब से इनकम टैक्स निकाल लो, ठीक है। आपका 115, अब देखो यहां पर पुराने रेट्स होंगे तो रेट्स बदल जाएंगे, आप केयरफुल रहना। 115 बीएसई न्यू रेजिम के अंदर रेट्स क्या है, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 15 लाख के ऊपर 30%, ठीक है। यहां पर पहले पुराने रेट्स अलग थे, तो आंसर थोड़ा सा अलग होगा आप नए रेट्स के हिसाब से, मैं इसलिए आपको आंसर अपडेटेड वाला बता दे रहा हूं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजम्पटिव इनकम फॉलो करो। अब अगर प्रेजम्पटिव इनकम फॉलो करेंगे तो क्या एसएससी प्रेजम्पटिव इनकम फॉलो कर सकता है? हाँ कर सकता है। उसका सेल 70,80,000 है, 2 करोड़ 3 करोड़ तक के सेल वालों के लिए प्रेजम्पटिव इनकम एप्लीकेबल है। और यहां पर इसलिए बोला गया है कि सारा पैसा बैंक ट्रांसफर से आया है, तो 70,80,000 का 6% आपका क्या हो जाएगा, आपकी डीम्ड इनकम हो जाएगी, तो ये लिख लो। उसके बाद एचपी इनकम जितनी आपने ऊपर कंप्यूट की थी वो पूरी लिख लो। रेंट फ्रॉम फर्नीचर जितना आपने आईएफओएस में लिखा था वो लिख लो, वो सब तो वैसे ही रहेगा ना, बीजीपीपी बदलेगा, एचपी और आईएफओएस थोड़ी बदलेगा। उसके बाद आपको 44AD वालों को क्या चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। तो अब आप चैप्टर 6 का डिडक्शन ले लो। क्या क्या लोगे? ये जो आपने नेशनल चिल्ड्रन फंड को दिया था वो लोगे, पीपीएफ लोगे, एलआईसी लोगे, 80,000 70,000 का एटीई लोगे, ये सब ले लो और फिर टैक्स निकालो, ठीक है। और देखो कौन सा बेहतर है। अब उसके बाद में ये तीसरा पार्ट आ रहा है, बोल रहा है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से सम सॉल्व करो। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी सम सॉल्व करूंगा तो क्या करोगे, आप प्रॉफिट इधर से उठा लोगे ऊपर से, और उसके बाद में आप उसके अंदर चैप्टर 6 का डिडक्शन ले लोगे और फिर आप अपना टैक्स निकालोगे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। जो आपका 2.5 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, उस हिसाब से आप टैक्स निकालोगे, क्योंकि एज 55 ईयर्स है तो 2.5 लाख आपका एग्जेम्प्ट होगा। और फिर कंपेयर करना होगा आपको क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल है वो आपको अल्टीमेटली यहां पर कंक्लूजन के तौर पे लिखना होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहां पर जो टैक्स रेट्स हैं ऑब्वियसली ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि पहले जो न्यू रेजिम के टैक्स रेट्स थे वो अलग थे, अभी न्यू रेजिम के टैक्स रेट्स बदल गए, तो मैंने आपको अपडेटेड वाला बता दिया, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको यस और नो बताना है सिर्फ, क्या ये सारी इनकम इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज होती है कि नहीं होती है। आपने कुछ हायर चार्जेस पे किया फॉर मशीनरी सिचुएटेड इन इंडिया, अगर प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में सिचुएटेड है उसके लिए कुछ रेंट पे किया तो वो डीम टू अक्रूअराइज है, यस या अक्रूअराइज हो जाएगी। दूसरा, एक नॉन रेसिडेंट जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो इंडिया आता है मूवी को शूट करने, फिल्म शूट करने, तो याद करो ये सेक्शन 9 के अंदर मना किया है। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि ये इनकम इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज नहीं मानी जाती है, ठीक है। थर्ड वाला, कैपिटल गेन्स कमाया है टू ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, खत्म हो गई। अगर हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है उसको बेचकर कैपिटल गेन्स कमाया, इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज हो जाएगा। चौथा वाला, गवर्नमेंट ने अपने सिटीजंस को कुछ अलावेंसेस पे किए इंडिया के बाहर, तो अब इंस्टीट्यूट ने यहां पर 2 व्यू लिया है
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सिटीजंस को इंडिया के बाहर कुछ पे करती है तो दैट इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, लेकिन अगर उनको परक्यूजिट और अलावेंस देती है तो याद है वो एग्जेम्प्ट होता है परक्यूजिट और अलावेंस। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने यहां पर दो व्यू लिया, पहले बोला ये डीम्ड टू अक्रू और राइज है, फिर बाद में बोलता है सॉरी सॉरी ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आप चेक कर लेना। उसके बाद पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अगर इंडिया में लाओगे, ऐसे बहुत सारे सम अपन ने क्लास में किया है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। और उसके बाद शादी पे अगर गिफ्ट मिला तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, शादी पे कितना भी गिफ्ट लो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा माफ होता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन अपने को मिस्टर संजय की इनकम निकालना है। ये अज्यूम करना है कि संजय नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और संजय नॉन रेसिडेंट है। तो मैंने यहां दो कॉलम बना दिया, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों की इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगी, या तो इनकम इंडिया में अक्रू होनी चाहिए या तो इनकम इंडिया में रिसीव होनी चाहिए। ठीक है, तब टैक्सेबल होगी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क एक ही है कि अगर बिजनेस बाहर है, प्रोफेशन बाहर है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, सेटअप इंडिया से हो रहा है, तो एनओआर भरेगा, एनआर नहीं भरेगा। ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड का डेवलपमेंट बॉन्ड है, इंग्लैंड का बॉन्ड है, उसका 1/3 इंडिया में रिसीव हुआ है, तो 1/3 पे दोनों टैक्स भरेंगे, 2/3 पे कोई भी टैक्स नहीं भरेगा क्योंकि इंडिया के बाहर अक्रू हुआ है, इंडिया के बाहर रिसीव हुआ है। उसके बाद आपने बहुत ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को अगेंस्ट लोन गिवन टू हिम। वो नॉन रेसिडेंट को हमने लोन दिया था और वो लोन का पैसा वो इंडिया में बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। याद करो, अगर एनआर को लोन दे रहे हो और एनआर वो पैसा इंडिया में बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, बिजनेस के लिए, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है। वो इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और राइज है एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, जाकर चेक कर लेना। तीसरा, अगर रॉयल्टी रिसीव हो रहा है, रॉयल्टी भी रिसीव हो रहा है और इंडिया में बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो टैक्सेबल होता है, लेकिन ये बिजनेस के लिए इंडिया के बाहर यूज हो रहा है तो इसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर ये भी इंडिया में बिजनेस के लिए यूज होता तो ये टैक्सेबल हो जाता। ठीक है, अगला वाला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका, श्रीलंका में बिजनेस है, 25,000 रुपया कमाया। ठीक है, उसमें से 15,000 इंडिया में रिसीव हुआ, तो 15,000 पे तो दोनों टैक्स भरेंगे। बचा द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो एनओआर को पूरे अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा, एनआर सिर्फ जितना रिसीव हुआ है उतने पे टैक्स भरेगा, दैट इज सिर्फ 10,000 रुपए पे एनआर टैक्स भरेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, इसी तरीके से आप अपना सम खत्म हो गया और क्या कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, टीडीएस बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा। यहां पर XYZ पार्टनरशिप फर्म है, ये कुछ बाय कर रही है। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप फर्म का पिछले साल का टर्नओवर अगर आप देखोगे तो यहां पर 12 करोड़ रुपए है। ठीक है, और यहां पर एबीसी जो सेलर है उसका पिछले साल का टर्नओवर अगर आप देखोगे तो 6 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना है पिछले साल का टर्नओवर? 6 करोड़। तो बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, सेलर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, और बायर 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीद रहा है, तो याद करो 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? 194Q। और वैसे भी 194Q और 2060 के बीच में लड़ाई होती है तो 194Q जीतता है। 194Q में कब टीडीएस कटता है? जब बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बिजनेस टर्नओवर, और बायर का पिछले साल का बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और बायर करंट ईयर में किसी रेजिडेंट सेलर से 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीदता है। तो सामान कितने का खरीदा? पहले 40 लाख का खरीदा, उस पर टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद और 20 लाख का खरीदा तो 50 लाख क्रॉस हो गया, तो 50 लाख के ऊपर कितना आया? 10 लाख, तो वो 10 लाख पे 0.1% का टीडीएस आ जाएगा, और फिर 12 लाख रुपए के ऊपर और टीडीएस आ जाएगा 0.1% का। ठीक है, इस तरीके से बायर अपना टीडीएस काटेगा। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट दिया है, ये बोलता है कि अगर बायर का पिछले साल के टर्नओवर में 4 करोड़ रुपया अगर टुवर्ड सप्लाई ऑफ चैरिटेबल पर्पस है, मतलब 12 करोड़ में से अगर 4 करोड़ रुपया चैरिटी के तौर पे आया था, ठीक है, तो क्या ये टीडीएस काटने के लिए लायबल है? नहीं लायबल है, क्योंकि अगर 12 करोड़ में से 4 करोड़ चैरिटी के तौर पे आया था तो बिजनेस टर्नओवर सिर्फ 8 करोड़ ही हुआ, और पिछले साल का बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए, टोटल टर्नओवर नहीं, बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होगा तो टीडीएस एप्लीकेबल है 194Q में। उस हिसाब से ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, चैरिटेबल एक्टिविटी से आया था 4 करोड़, देयरफॉर लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, देयरफॉर बायर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सेलर भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा क्योंकि बेचारा सेलर का भी पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो सेलर पे भी टीसीएस नहीं लगेगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक कंपनी है, उसने अपने डायरेक्टर को कुछ कमीशन दिया ओवर एंड अबाउट सैलरी, सैलरी नहीं दिया, डायरेक्टर को सैलरी के ऊपर कुछ दिया। तो कंपनी अगर डायरेक्टर को सैलरी के ऊपर कुछ देती है तो उसका टीडीएस 194J में कटता है, 10% पे कटता है, और याद करो इसमें कोई थ्रेशोल्ड भी नहीं होता है। यहां तो आपने बहुत बड़ा अमाउंट दिया 2,49,000, 2,000 रुपया भी देते ना तो भी टीडीएस कट जाएगा। ऐसा एडजस्टमेंट पहले भी आ चुका है अपने एग्जाम पेपर के अंदर। ठीक है, जाकर चेक कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक है कि एक 194P के ऊपर है, एक सीनियर सिटीजन है, 86 ईयर्स के है, उनको पेंशन मिलती है किसी स्पेसिफाइड बैंक से, और उसी बैंक से उनको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो ये याद करो, ये 194P के अंदर है। 194P के अंदर क्या बोलता है गवर्नमेंट? अगर कोई इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, 75 ईयर्स और उससे ज्यादा है, और उसको एक स्पेसिफाइड बैंक से पेंशन मिलती है और उसी बैंक से उसको इंटरेस्ट मिलता है, एफडी, आरडी, सेविंग किसी का भी, तो उसको बैंक टीडीएस काटेगी और फिर बाद में उस बंदे को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलो इसकी इनकम कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले पेंशन कितनी मिली? 72,000 इंटू 12, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा सैलरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना आएगा? सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आएगा 15,000 रुपए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, यहां पर डायरेक्टली दिया है 15,000 रुपए। उसके बाद उसका एफडी का इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो 10 लाख रुपए का उसने एफडी खरीदा है 1 जुलाई 2022 को, तो उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट ले लो 9 मंथ्स के लिए, तो वो जो भी एफडी का इंटरेस्ट आता है 50 to 500। उसके बाद उसको 80 टीटीबी का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है,
और फिर वो अपनी इनकम कंप्यूट करेगा, टैक्स कंप्यूट करेगा। वो 115 बीएसई नहीं ऑप्ट कर रहा है तो ओल्ड रेजिम के हिसाब से टैक्स निकालो। अब देखो यहां ना एक हिडन एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। उसने 7% एफडी खरीदा ना 10 लाख रुपए का, तो उसको एटीसी का डिडक्शन भी तो मिलना चाहिए। पता है एटीसी में डिडक्शन, एफडी खरीदोगे शेड्यूल बैंक का तो आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन हम लोग यहां पर एटीसी का डिडक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एटीसी के अंदर एफडी का डिडक्शन कब मिलता है पता है? जब कम से कम उसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल होना चाहिए, उसका टेन्योर 5 साल होना चाहिए। अब ये एफडी का टेन्योर कितना, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसलिए हम लोगों ने उसका डिडक्शन यहां पर एटीसी के अंदर नहीं लिया है, नहीं तो 1.5 लाख रुपए का वो भी डिडक्शन आपको मिल जाता। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहां पर है? अगला क्वेश्चन अगले पेज पर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था शायद। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मिस्टर आर्यन एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 58 इयर्स एज है। उसने कुछ अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे थे, उसको बेच दिया। कितने में बेचा? 10 लाख रुपए में बेचा। 2022 में बेचा। खरीदा कब था? 2012 में खरीदा था। 2 लाख रुपए में खरीदा था। बेचते समय 2,02,000 रुपए का ब्रोकरेज दिया। तो चलिए इसका कैपिटल गेन्स निकालते हैं। सबसे पहले उसका नेट कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 9,98,000। 10 लाख में से 2,000 माइनस करो, 9,98,000 का नेट कंसिडरेशन हो गया। अब इसको लॉन्ग टर्म में 10 साल के बाद बेच रहे हो, अनलिस्टेड शेयर्स 24 महीने के बाद 24 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो इसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा। 2 लाख रुपए का कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय ईयर ऑफ परचेज, 6,67,000 रुपीज का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। अब देखो उसने क्या किया, उसने 5 लाख रुपए ना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिया। अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर वो डिपॉजिट कर देगा तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन उसने कौन से सेक्शन के लिए किया? 54F में। अगर आप लॉन्ग टर्म कुछ भी बेचते हो, घर को छोड़कर, लॉन्ग टर्म कुछ भी बेचते हो घर को छोड़कर, और घर को छोड़कर और घर खरीदते हो, देखो आगे देखो घर खरीदा आपने, तो घर खरीदते हो तो आपको 54F में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके कुछ कंडीशन है, जिस दिन आप बेच रहे हो उसके बाद उस दिन आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, तो हम ये अज्यूम कर रहे हो उसके पास एक से ज्यादा घर नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, उसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। 54F के अंदर आपको कंसिडरेशन पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना होता है। 9,98,000 रुपीज अगर वो CAGS में डालता ना तो पूरा कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होता। अब उसने पूरा 9,98,000 नहीं डाला है, उसने सिर्फ 5 लाख रुपए डाला है, तो प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना? जो भी गेन है देखो बोर्ड के ऊपर 6,67,000 इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना इन्वेस्ट किया है 5 लाख डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, तो इतना एग्जेम्पशन मिलेगा। और एग्जेम्पशन आता है 3,34,168, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 3,32,832 टैक्सेबल हो जाएगा। अब उसकी क्या जिम्मेदारी है? आगे जाकर उसको 2 साल के अंदर 5 लाख रुपया विड्रॉ करके घर खरीदना होगा। अब उसने गलती कर दी, उसने 5 लाख रुपया नहीं विड्रॉ किया, उसने 4.5 लाख रुपया विड्रॉ करके घर खरीदा। मतलब उसने 90% तो ठीक किया, 10% गलत कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको 5 लाख का घर खरीदना चाहिए था, उसने सिर्फ 4.5 लाख का खरीदा है, तो अब 4.5 लाख रुपए का खरीदा, मतलब 90% उसने कमिटमेंट अपना पूरा किया। देयरफॉर जितना भी एग्जेम्पशन उसको पहले मिला था उसका 10% अब क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो, क्योंकि अगर वो पूरा 5 लाख का खरीदता तो मैं कुछ भी विड्रॉ नहीं करता, क्योंकि उसने 90% अपना कमिटमेंट पूरा किया, 10% कमिटमेंट पूरा नहीं किया, तो 10% पे यहां पर उसको टैक्स लग जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला बढ़िया क्वेश्चन है। मिसेस नीलिमा रेजिडेंट ऑफ दिल्ली है, 1992 तक कहीं काम करती थी वो, फिर उसने छोड़ दिया, उसको लीव सैलरी मिला। ठीक है, वो जमाने में मिला विच वाज एग्जेम्प्ट अंडर 1010AA। ठीक है, वो पुरानी लीव सैलरी से मुझे क्या करना है, आज की बात करो 1992 में क्या हुआ था, मुझे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद उसने एक नई कंपनी ज्वाइन करी, उसके बाद उसने उस कंपनी से भी रिटायरमेंट ले लिया 31 दिसंबर 2022 को, और 4,14,000 का लीव सैलरी लिया, और उसको 12 लाख रुपए का ग्रेजुएटी भी मिला। शी इज नॉट कवर्ड बाय पोगा, पोगा में कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो उसको 2 चीज मिली, एक तो उसको ग्रेजुएटी मिली, एक उसको लीव सैलरी मिली। ठीक है, और उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर यहां पर ऐसा है, अपने को उसको बताना है, उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करना है, प्लस उसको कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से भी पैसा मिला तो उसका भी अपने को ट्रीटमेंट बताना है। तो अभी अपन इसकी सैलरी कंप्यूट करेंगे। सैलरी कंप्यूट करते समय सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसकी बेसिक सैलरी आएगी। बेसिक सैलरी इसकी कितनी है? देखो 22,600 रुपया है। फरवरी से जुलाई तक 22,600 है, लेकिन हम फरवरी से नहीं लेंगे, हम लोग अप्रैल से लेंगे। हम लोग तो करंट ईयर का कंप्यूटेशन कर रहे हैं ना, तो अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने के लिए 22,600 की सैलरी आएगी। उसके बाद 5 महीने के लिए, दिसंबर में वो रिटायर हो गई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो रिटायर हो गई, तो उसके लिए 22,900 रुपया अगले 5 महीने के लिए, वो जो भी उसकी वो सैलरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसका सबसे पहला आइटम यहां पर क्या है? ग्रेजुएटी है। उसको कितना ग्रेजुएटी मिला है? उसको 12 लाख रुपए की ग्रेजुएटी मिली है। क्या पोगा में कवर्ड है? पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। अब बताओ कितना एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में नहीं कवर्ड है, अगर ग्रेजुएटी रिटायरमेंट पे मिलती है। देखो 20 लाख रुपया कंपेयर विद एक्चुअल रिसीव्ड कितना है? 12 लाख रुपया, एंड कंपेयर विद हाफ मंथ सैलरी इंटू 10 मंथ्स एवरेज। 10 मंथ्स एवरेज लेना पड़ेगा सैलरी के लिए। ठीक है, लास्ट 10 मंथ का एवरेज इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इग्नोर फ्रैक्शन को इग्नोर करना पड़ता है। याद है आपको पिछले 10 मंथ की एवरेज सैलरी? अब उसकी एवरेज सैलरी वो ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले 10 महीने की, थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, उसको डिवाइड करके आपको एवरेज लेना। ठीक है, वो कंप्यूट करो, आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा ग्रेजुएटी का वो आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग लीव सैलरी की। लीव सैलरी उसको कितनी मिली है? 4,14,000 रुपए। वो कितना एग्जेम्प्ट होता है? वो लोअर ऑफ द 4। सबसे पहले मैक्सिमम 25 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, कुछ मेरे हिसाब से 25 हो गया, सॉरी फॉर दैट। और दूसरा एक्चुअल 4.1, पहले 3 लाख था, अभी 25 लाख हो गया, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअल 4.14 लाख। और तीसरा
10 मंथ्स एवरेज सैलरी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एवरेज सैलरी और पिछले 10 मंथ की उसको मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और चौथा, एवरेज सैलरी इनटू लीव क्रेडिट। अब लीव क्रेडिट कैसे आएगा, बहुत बारीकी से सुना, बहुत इंटेलिजेंटली इंस्टीट्यूट ने यहां पे बनाया। उसको हर साल 45 दिन की लीव मिलती है। क्या इनकम टैक्स 45 दिन की लीव कंसीडर करता है? नहीं, इनकम टैक्स सिर्फ 30 दिन की लीव कंसीडर करता है। देयरफॉर 14 साल इंटू 30 दिन, इतनी लीव इनकम टैक्स कंसीडर करेगा। 14 साल इंटू 45 इनकम टैक्स कंसीडर करने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो 14 साल इंटू 30 कंसीडर करेगा। ये आपकी एक्चुअल लीव आपको जो अलाउड है, उसमें से आपने ली कितनी है, लीव अवेल 90 है। देयरफॉर अलाउड माइनस लीव अवेल विल बी व्हाट, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका लीव क्रेडिट। उसको आप कितना, वो डेज में होता है, तो उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 30 करते हैं। तो उसको डिवाइड बाय 30 करूंगा तो 11 आ जाएगा। उसको आप 10 महीने की एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर आ जाएगा व्हिचएवर इज लोअर, वो आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला है। याद करो, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के पैसे के अंदर 4 पार्ट होता है। एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट। सबका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले एम्प्लॉय को जो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन मिला ना, उसका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि जब उसने कंट्रीब्यूट किया था तब डिडक्शन भी नहीं मिला था, तो जब वापस मिलेगा तो तब टैक्सेबल भी नहीं होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी में चला जाएगा। एम्प्लॉय के इंटरेस्ट, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है, मेरे कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का, वो आईएफओएस में जाता है, जाकर चेक कर लेना सैलरी का चैप्टर। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है सैलरी के चैप्टर में, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्यूट करोगे। नेक्स्ट वाला एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मिस्टर एल करके एक बंदा है, वो रेजिडेंट है, 56 इयर्स का है, उसको ये सारी इनकम मिली है, बताओ क्या टैक्स लगेगा क्या नहीं लगेगा, उस पर बात करना, ठीक है। सबसे पहले उसको 2022-23 में डिविडेंड मिला, लेकिन वो डिक्लेयर पिछले साल हो गया था 2021 में। तो देखो डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है पता है? जब डिक्लेयर हो जाता है। जब डिक्लेयर हो जाएगा तब आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, जब मिलेगा तब टैक्सेबल नहीं होगा। इसलिए यहां पर अभी इसको टैक्स नहीं करना है। दूसरा व्यू इंस्टीट्यूट ने लिया है कि टैक्स कर दो, वो एक्चुअली इतना लॉजिकल व्यू नहीं है। पहला व्यू भी सही है कि भाई इसको अभी टैक्स नहीं करना है, क्योंकि ये 2021 में डिक्लेयर हुआ था, तो 21-22 में टैक्स होना चाहिए। रिसीव 22-23 में हुआ तो क्या हुआ, 22-23 में वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, अगर 2014 के बाद अगर आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो और उसके लिए कुछ पैसा एडवांस लेते हो और वो फॉरफिट करते हो, याद करो 2014 के बाद, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाती है। तो ये 1 लाख रुपए आपने फॉरफिट किया, किसी का नेगोशिएशन हो नहीं पाया सामने वाले के साथ, सामान बिका नहीं, कैपिटल एसेट बिका नहीं, तो पैसा लिया, फॉरफिट कर लिया, तो 1 लाख रुपए आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, अंडर आईएफओएस। उसके बाद मैरिज पे, बेटे की शादी पे मुझे गिफ्ट मिला। अबे भाई बेटे की शादी में तुझे गिफ्ट मिलेगा तो टैक्स तो लगेगा ना। बेटे की शादी में बेटे को गिफ्ट मिलेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, तो बेटे की शादी में मुझे गिफ्ट मिलेगा तो टैक्स लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमने क्लास में किए, सफिशिएंट, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक आदमी है, वो मर गया तो उसकी बीवी को पेंशन मिलता है, तो वो फैमिली पेंशन माना जाता है। तो फैमिली पेंशन कहां टैक्सेबल होता है, आईएफओएस में, लेकिन उसमें से आपको डिडक्शन मिलता है कितना, 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन विच एवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर, उतना आपको फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर द इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है खास इसके अंदर। मिस्टर जय करके है, एक रेजिडेंट है, लंबी चौड़ी इनकम उसकी है। ये देखते क्या क्या है। सबसे पहले उसने हॉर्स रेस से इनकम कमाया 40,000। अब उसका हॉर्स रेस का लॉस भी है, देखो पिछले साल का, तो वो लॉस और ये इनकम, हॉर्स रेस का लॉस हॉर्स रेस की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, 3,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद उसका क्रॉसवर्ड पजल से कुछ कमा रहा है, वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। हरियाणा में लैंड है, उससे एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। डिविडेंड मिल रहा है डोमेस्टिक कंपनी से, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके लिए डिविडेंड के लिए जो खर्चा किया उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। डिविडेंड के अगेंस्ट सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है, वो है इंटरेस्ट का। वो भी अगर आपने लोन वोन लिया है उस डिविडेंड कमाने के लिए, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, वो भी अप टू 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड। डिविडेंड के 20% तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर साइकिलिंग बिजनेस से आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो आप पीजीबीपी में टैक्स भर दो। और फिर बाद में वेयरहाउसिंग बिजनेस से जो आपको लॉस हुआ है, वो आप साइकिलिंग बिजनेस से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में यहां पर आपका जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, वो भी आप अपने साइकिलिंग बिजनेस से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो साइकिलिंग बिजनेस से क्या क्या सेट ऑफ करोगे, एडिबल ऑयल के बिजनेस का जो लॉस है वो सेट ऑफ कर दोगे। एडिबल ऑयल वाला 35AD में नहीं आता, नहीं 35AD नहीं है, वो नॉर्मल बिजनेस है, 35AD में नहीं आता एडिबल ऑयल, तो वो वाला लॉस आप नॉर्मल बिजनेस साइकिलिंग बिजनेस से सेट ऑफ कर लो। और ये वाला लॉस जो 15,000 रुपए का आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ये भी आप क्या करो, साइकिलिंग बिजनेस से सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ये 15,000 रुपए। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद कुछ खास नहीं बचता है। उसके बाद आपको ये प्रॉफिट हुआ है, कुछ शेयर लॉस हुआ है, कुछ एक फर्म में, वहां पर फर्म में लॉस हुआ है, 4 पार्टनर है, तो भाई जो फर्म का लॉस हुआ है वो चारों पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो जैसे प्रॉफिट माफ होता है वैसे लॉस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एग्जेम्प्ट है वो भी। प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी तो एग्जेम्प्ट होगा ना, और एग्जेम्प्ट लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं होता, ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपके पास पड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। करंट ईयर में कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है। उसके बाद लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, वो तो अलाउड ही नहीं होता इनकम टैक्स के अंदर, आप सभी को पता है। उसके बाद स्पेकुलेशन लॉस का भी कुछ नहीं कर सकते हो, स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से सेट ऑफ करोगे, तो इसको भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद
एक इस एंटिटी के अंदर, जिसके अंदर मेरा कितना स्टेक है, पीआर एसोसिएट्स में 1/4 पार्टनर हूं मैं, तो मेरा 25% स्टेक है। अब मेरा 25% स्टेक है, तो उस फर्म के अंदर मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है 20% या उससे ज्यादा। अब उसमें मेरी बीवी को सैलरी मिल रही है, ठीक है, मिसेस जय को सैलरी मिल रही है और शी इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, क्वालिफाइड भी नहीं है जॉब के लिए, उसके बावजूद उसको सैलरी मिल रही है, तो उसकी सैलरी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी 25%, वो जो भी है 1,20,000 मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी, उसमें से मुझे क्या मिल जाएगा, 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा। इस तरीके से इस एसएससी का कंप्यूटेशन होगा ग्रॉस टोटल इनकम का। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खास नहीं है। एक इंडियन सिटीजन है मिस्टर सूरज, और अपने को इसका बताना है एटीजी का डिडक्शन बताना है इसका। एटीजी मतलब वो डोनेशन वाला, ठीक है। अब डोनेशन का डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू रेजिम में मिलेगा, ओल्ड रेजिम में तो वैसे भी अभी से मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले 3 डोनेशन किया है इसने। सबसे पहले एक नेशनल डिफेंस फंड को डोनेशन दिया है, इसका कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी लिमिट। ये उस कैटेगरी में आता है जहां पर कोई आपको कंपैरिजन नहीं करना है, डायरेक्टली 100% डिडक्शन मिलेगा। जैसे पीएम केयर फंड का 100% डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी लिमिट, ये डायरेक्टली विदाउट लिमिट। अब ये बाकी के जो 2 डिडक्शन है ना, गवर्नमेंट को डोनेशन दिया फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, इसका भी 100% है, बट इट इज सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। और ये लास्ट वाला भी इट इज सब्जेक्ट टू 50% ऑफ सब्जेक्ट टू 50% सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हो, तो ये पहला वाला 100% है, दूसरा वाला 100% सब्जेक्ट टू 10%, तीसरा वाला 50% सब्जेक्ट टू 10%। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हो, देखो उसमें आपकी टोटल इनकम ले लेने का, ये प्रोफेशनल फीस की इनकम आ जाएगी, लॉटरी की आ जाएगी, उसके बाद सारे चैप्टर 6 से माइनस कर दो, तो ये यूलिप में जो पैसा डाला है वो एटीसी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो माइनस कर दो। सिर्फ एटीजी का डिडक्शन छोड़कर, एटीजी डिडक्शन छोड़कर सारे माइनस कर दो। और 111A माइनस कर दो, 112A माइनस कर दो, 112 माइनस कर दो, वो सब तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड टोटल इनकम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन विनिंग फ्रॉम लॉटरी माइनस दिस, ये आपका आ गया 11,70,000 का एडजस्टेड टोटल इनकम। उसका 10% ले लो, 1,17,000। अब वो 1,17,000 आपका क्वालिफाइंग अमाउंट है, उतना आपको डिडक्शन मिल सकता है। अब वो पहले 100% को एट्रीब्यूट होगा, तो 100% वाला 35,000 है, तो इसको निपटा दो पहले। तो पहले 35,000 वाला डिडक्शन पूरा का पूरा ले लोगे, उसके बाद बच जाएगा 82,000। अब ये 82,000 ये 50% वाले के लिए यूज होगा। अब क्या करने का, इसका 50% लेने का, और 1,20,000 जो 50% वाला है उसका 50% लेने का। इन दोनों में से जो लोअर है उतना डिडक्शन मिलेगा, तो आंसर आता है 41,000। 41,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे 1 रुपया ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक थियरी सा क्वेश्चन है, फिर भी आपको बता देता हूं। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ टैक्स, टीसीएस का प्रोविजन बताओ। अगर कोई ऑथोराइज डीलर के थ्रू आप इंडिया के बाहर पैसा भेजोगे तो टीसीएस क्या है, कितने रेट पे कलेक्ट होगा, कितने अमाउंट पे कलेक्ट नहीं होगा। अब इसमें अमेंडमेंट आ गया, आप सभी को पता है कि 30 सितंबर तक रेट्स अलग है, 30 सितंबर के बाद रेट्स अलग है। तो मैं सब बता देता हूं एक बार आपको। अब इसके अंदर पुराना वाला होगा, मैं नया वाला बोलूंगा। 30 सितंबर तक क्या था, अगर आप इंडिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर पैसा इंडिया के बाहर भेजते हो, ठीक है, तो 30 सितंबर तक 7 लाख रुपया माफ, उसके बाद भी माफ। 30 सितंबर तक 0.5% टीसीएस, अभी भी 0.5% टीसीएस, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा केस, अगर आप एजुकेशन के लिए पैसा भेजते हो अदर देन लोन लेकर, लोन को छोड़कर खुद के पैसे से एजुकेशन के लिए पैसा भेजते हो या मेडिकल के लिए पैसा भेजते हो, तो पहले 7 लाख माफ था, अभी भी 7 लाख माफ है 30 सितंबर के बाद। पहले 5% टीसीएस था 7 लाख के ऊपर, अभी भी 7 लाख के ऊपर 5% टीसीएस है। अब इसके अलावा अगर आप किसी और पर्पस के लिए ऑथराइज डीलर के थ्रू रेमिट करते हो, तो पहले 7 लाख रुपए तक माफ था, अभी भी 7 लाख रुपए तक माफ है, लेकिन पहले 7 लाख रुपए तक 7 लाख रुपए के बाद 5% था, अभी 7 लाख रुपए के बाद डायरेक्टली 20% है। तो ये बोला गया यहां पर। ओवरसीज टूर प्रोग्राम का यहां पर डेटा नहीं पूछा है, तो मैं उसका अननेसेसरी भाषण यहां नहीं लिख रहा हूं। इन्होंने सिर्फ ऑथराइज डीलर का पूछा है, तो मैं ऑथराइज डीलर का ही बात करूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, याद है इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेरर होते हैं। एलिजिबल पर्सन कौन है, कौन होता है इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, कौन बन सकता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ बन सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, ये दोनों में से कोई भी, इसके अलावा और कोई इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेरर नहीं बन सकते। उसके बाद उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास बीकॉम की, या तो एक और चीज दिमाग में रखना, सीएस सीएस आईसीडब्ल्यू इंटर हो गए तो भी चलेगा, ठीक है। सीएस सीएस आईसीडब्ल्यू का इंटर एग्जाम पास कर दिया है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेरर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। कौन एलिजिबल नहीं है, हाँ, अगर कोई शेड्यूल बैंक का ऑफिसर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, ऐसे कुछ और लोग हैं, एक दो दिन जाकर चेक कर लेना कौन वो एलिजिबल में नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंपाइलेशन ऑफ पास्ट पेपर इज ऑल अबाउट। तो हमने 6 आरटीपीस कंपाइल कर दिए, 4 एग्जाम पेपर कंपाइल कर दिए, और अब अगला टारगेट मेरा होगा जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ 6-7 मॉक टेस्ट पेपर्स भी कंपाइल कर दूं। तो इस तरीके से हम लोग 16 से 18 पेपर कंपाइल कर लेंगे, तो आप लोगों का मैक्सिमम पेपर इसी में से आने वाला है। इसके बियॉन्ड इंस्टीट्यूट क्या ही पूछेगा, सिर्फ ओल्ड न्यू रेजिम के अंदर थोड़ा ट्विस्ट कर सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो मुझे आप लोगों का ओपिनियन चाहिए नीचे, कितना मजा आया भाई, मजे को मेजर तो करके बताओ कि कितना मजा आया, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, क्योंकि ऐसा कंपाइलेशन का वीडियो आपको पूरे इंडिया में पूरे यूट्यूब पे या कहीं पर भी
कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सीए फाइनल के लिए भी हमने किया है और अब से इस अटेम्प्ट से हमने सीए इंटर वालों के लिए भी शुरू कर दिया है। ठीक है, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय, सी यू सून।